इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब पहले हम समझते हैं, अब सब शांत था। चलो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिफाइंड है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है। क्यों नहीं चालू हुआ है? चलो, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सेक्शन 2H की डेफिनेशन में बोलते हैं कि एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके बाद हम समझते हैं अग्रीमेंट क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट के असेंशियल्स क्या होते हैं। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक अग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या आ गया, अग्रीमेंट। कल हमने पढ़ा था ऑफर, ठीक है। तो अग्रीमेंट क्या होता है, ऑफर एक्सेप्टेंस, उसमें जब प्रॉमिस आ जाता है दोनों साइड से तो उसको हम बोल देते हैं अग्रीमेंट। तो कल किसी ने मुझे बोला था ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू अग्रीमेंट, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देखो 2B में दी हुई है यहां पे, एन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 2B में बोला गया है, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट देयरटू, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ promise. An agreement therefore comes into existence when one party makes a proposal or offer to the other party and the other party signifies his assent thereto. In nutshell, an agreement is sum total of offer and acceptance. अब हमें 2B का याद करना है, इसका मतलब सबको समझ आ गया, एक ऑफर आया है, सामने वाले ने एक्सेप्ट किया है और फिर प्रॉमिस बना है, प्रॉमिस बनने के बाद वो अग्रीमेंट हो गया है। तो हमें याद क्या करना है, व्हेन अ पर्सन टू हुम अ प्रपोजल इज मेड, मतलब जिसको हमने प्रपोजल भेजा है वो सिग्निफाई करता है अपना एसेंट। तो हमें वर्ड क्या याद रखना है, व्हेन अ प्रपोजल इज मेड, द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइंग हिज एसेंट देयरटू, ठीक है। तो टू हुम द प्रपोजल इट मेड सिग्निफाइंग हिज एसेंस देयरटू, टू हुम द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। उसके बाद फिर वापस वही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब भी कोई प्रपोजल है, ऑफर है, वो एक्सेप्ट हो जाता है तो उसको हम प्रॉमिस बोलते हैं, और प्रॉमिस बन जाता है तो वही चीज अग्रीमेंट बन जाती है। नटशेल, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू अग्रीमेंट। प्रॉमिस मैंने वहां लिखा है ताकि तुमको प्रॉमिस वर्ड याद रहे, ठीक है, क्योंकि प्रॉमिस इसमें इंक्लूड कर रहे हैं कि व्हेन द प्रपोजल एक्सेप्टेड इट कंसिडर्ड एज प्रॉमिस। अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं आया, ये अग्रीमेंट है, ठीक है। चलो, when two or more persons make an agreement becomes one person cannot enter into an agreement with himself। मतलब हमेशा दो लोगों के बीच में होना चाहिए, एक इंडिविजुअल अपने आप से कोई अग्रीमेंट नहीं करता। The meeting of minds is called consensus ad idem. It means both the parties to agreement must agree both about the subject matter of the agreement in same sense at the same time। अच्छा, एक बात बताओ, मैंने तुमको एक कॉन्ट्रैक्ट, मैंने एक तुम्हें ऑफर दिया है, प्रपोजल दिया है कि बच्चों अपन 15 मार्च को जितना अभी तक पढ़ा है सारा का सारा टेस्ट लेंगे, यानी कि 12 चैप्टर से अभी तक का जो हम 20 चैप्टर में, ठीक है। तुम सबने एक्सेप्ट कर लिया कि ओके मैम बोल के, ठीक है, सबने अपने अपनी रिटन कंसेंट दिया, ओरल कंसेंट दी, प्रॉपरली मुझे कम्युनिकेट किया, व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि हम रेडी हैं सारा टेस्ट देने के लिए। तो ये क्या हो गया, हमारे बीच में एक अग्रीमेंट, ठीक है। अब अगर तुमने मुझे कुछ जवाब नहीं दिया, मोर साइलेंस, ठीक है, मैंने ऑफर दिया, तुमने कुछ जवाब नहीं दिया, मैं क्लास से निकल गई, तो क्या ये अग्रीमेंट है? तो ये एक रूल है कि मोर साइलेंस को हम कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं मानते, ठीक है। आगे हम इसको और डिटेल में देखेंगे। अब ऑब्लिगेशन क्या होता है, दोनों पार्टीज का कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशन होगा, कुछ करना है या फिर कुछ नहीं करना है। फ्रॉम डूइंग वन हैज प्रॉमिस टू डू और एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग। तो ऑब्लिगेशन एक आपकी लीगल ड्यूटी है टू डू और एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग व्हाट वन हैज प्रॉमिस्ड। अब जब हम अग्रीमेंट करते हैं तो दोनों पार्टीज की साइड से कुछ ना कुछ आता है। मैंने क्या ऑफर दिया कि मैं टेस्ट लूंगी, ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए ये ऑफर है कि तुम्हारा पेपर चेक होके तुमको मिलेगा कि तुम्हें कितने मार्क्स मिल रहे हैं। तुम्हारे साइड से प्रॉमिस किया है कि यस मैम हम टेस्ट देंगे। तो बोथ साइड से कुछ ना कुछ प्रॉमिस या कंसिडरेशन होता ही है, ठीक है। कंसिडरेशन हमेशा बोथ साइड से होता है, एक जन कुछ देता है दूसरा जन कुछ लेता है,
और इन रिटर्न भी कुछ ना कुछ दे ही रहा होता है, ठीक है। अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन अराइजेस फ्रॉम बार्गेन बिटवीन द पार्टीज टू एन अग्रीमेंट हु इज कॉल्ड प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। ये बहुत सिंपली बस एक्सप्लेन किया गया है कि लीगल ऑब्लिगेशन आपका यही है कि दोनों पार्टीज ने कुछ ना कुछ करना है इन रिटर्न, ठीक है। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन वेयर पार्टी हैव मेड अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट दे हैव क्रिएटेड राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस बिटवीन themselves, जैसे कि a contractual right and obligations are correlative। जैसे मैंने बोला एक साइड से मैं करूंगी एक साइड से तुम करोगे। A agrees to B to sell his car of ₹10,000। A ने बोला B को कि मैं अपनी कार तुम्हें बेचूंगा कितने रुपए में, 10 रुपए, 10,000 रुपए में। इन दिस एग्जाम्पल A is under the obligation to deliver the car to B, क्योंकि A ने बोला था मैं अपनी कार बेचूंगा तो उसको डिलीवरी देनी पड़ेगी कार की, और B को क्या देना पड़ेगा, 10,000 रुपए, ठीक है। B has considering right to receive the car, और फिर B is under the obligation to pay, इधर पे वापस वो 10 लाख लिखा है वो 10,000 है, और A has correlative to receive that 10,000। तो अपने राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस कैसे मर्ज हो रहा है, जैसे हमारा एग्जाम्पल भी था, तो मुझे इन रिटर्न क्या मिल रहा था, तुम्हारे पेपर्स, और तुम्हें इन रिटर्न क्या मिल रहा था, क्वेश्चन पेपर्स, जिससे तुम्हें आंसर्स लिखने थे। तो हम दोनों के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस एक लीगल ड्यूटी में कवर हो जाते हैं। मेरा काम है तुम्हें पेपर बना के देना, तुम्हारा काम है टेस्ट पेपर को लिखना, ठीक है। और इसके बदले में तुम मुझे वो पेपर दोगे, और मैं तो मेरा राइट है तुमसे पेपर लेना, और तुम्हारा राइट है मुझसे क्वेश्चन पेपर लेना, ठीक है। अग्रीमेंट्स विच आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। अब क्या होता है, अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, जब लीगली एनफोर्सेबल हो जाए। गुड। तो हम क्या देख रहे हैं, अग्रीमेंट हमने क्या देखा, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होता है। कुछ ऐसे ही ऑफर्स होते हैं, मैंने तुमको ऑफर दिया चलो मैं आज तुम लोगों को मूवी ले जाती हूँ, तो अब मैं मूवी नहीं ले गई तो तुम क्या मुझे कोर्ट में सूट फाइल करोगे, नहीं करोगे, क्योंकि ये लीगली एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मैंने एक ऑफर दिया, तुमने एक्सेप्ट किया, ये एक हमारे फ्रेंडली रिलेशन में भी कवर होता है, ठीक है। अब लॉ बोलता है कि कोर्ट में हस्बैंड वाइफ के जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, क्योंकि दिन एवरी डे दे गिव यू सम प्रॉमिस, तो हम उसको कवर नहीं करेंगे, ठीक है। उनको हम अग्रीमेंट्स में ही रखेंगे, हम उनको कॉन्ट्रैक्ट में कवर नहीं करेंगे, क्योंकि वाइफ आए दिन प्रॉमिस लेती है, कल ये लेके देना, आज ये लेके देना, और हस्बैंड वही सारे प्रोमिसेस उसको दे रहा है, अब वो नहीं पूरा कर रहा है, तो उसके लिए आप बार बार कोर्ट नहीं जाओगे। इसलिए लॉ में वो क्लियरली कर दिया कि ये जो डेली बेसिस पे प्रोमिसेस होते हैं ना, इस एक केस है बैल्फर वर्सेस बैल्फर, सुना है, हाँ साइलॉन। तो इसमें भी ऐसा ही हुआ था कि बाद में उनको बोला था कि भाई उसका कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन बनता है, ठीक है, बट ये तो लॉट्स ऑफ प्रोमिसेस में कवर होता है, तो मैं हस्बैंड के अग्रीमेंट, हस्बैंड वाइफ के अग्रीमेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट में कवर नहीं करना चाहता, ठीक है। अग्रीमेंट्स इज द आइडिया ऑफ बार्गेन इज एब्सेंट एंड देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। अभी हम ये बैल्फो वर्सेस बैल्फो केस देखेंगे, जब हम देखेंगे कि असेंशियल है कॉन्ट्रैक्ट का कि आपका इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशन। तो ऐसा नहीं है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो कभी कॉन्ट्रैक्ट्स में कवर नहीं होते, ऐसा नहीं होता है। कुछ केसेस है जहां पे आपका क्लियरली डिफाइंड होता है कि आपका कोई लीगल रिलेशन क्रिएट करने का इंटेंशन नहीं था, तब हम उनको सिर्फ अग्रीमेंट समझ के छोड़ देते हैं। तो अग्रीमेंट्स रिलेटिंग टू सोशल मैटर्स और डोमेस्टिक अरेंजमेंट्स बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। तो तुम लोग एक बार ये रीड कर लेना, सोशल मैटर्स वही जो मैंने तुमको बोला कि मैं मूवी ले जाऊंगी, और हस्बैंड वाइफ के जो डेली बेसिस पे प्रोमिसेस होते हैं। 3 consequences follow from above discussion। फाइनली क्या कंक्लूड होता है, तो टू कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट द पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन। सबसे पहला क्या है कि लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज द लॉ ऑफ दोज अग्रीमेंट्स व्हिच क्रिएट ऑब्लिगेशंस एंड दोज ऑब्लिगेशंस व्हिच हैव देयर सोर्सेज इन अग्रीमेंट्स। मतलब दोनों पार्टीज के कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशंस क्रिएट होने चाहिए। इट्स नॉट दैट कि एक ही पर्सन देता जा रहा है और सामने वाला कुछ भी इन रिटर्न नहीं दे रहा है। The agreement is genus of which the contract is species। मतलब agreement generic चीज है और contract एक specific चीज है। Therefore all contracts are agreements but all agreements are not contract। ये हमें सबको पता है, ठीक है। agreement छोटी चीज होती है और contract wider चीज होती है। ये हमने कल देखा essential elements of valid contract। कोई एक जन सारे बता सकता है? अच्छा एक एक करके बताओ। श्रेया, एक essential of valid contract। ओके आगे बोलते जाओ, सब सुन ला। एक लॉफुल कंसिडरेशन, एक फ्री कंसेंट होना चाहिए। राशि,
लीगली द पर्सन शुड बी केपेबल ऑफ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। फोर्थ, सर्टेन बातें होनी चाहिए, अनसर्टेन बातें कॉन्ट्रैक्ट्स में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सामने वाला कम्युनिकेट कर दे कि उसने एक्सेप्टेंस देना है। अंशिका, वंशिका, प्रपोजल एक्सेप्टेंस। ठीक है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस सबसे पहली चीज है एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट का। लीगल रिलेशन, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। ठीक है, हो गया, केपेबल ऑफ, सारे हो गए। ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो इम्पॉसिबल नहीं हो करने के लिए। ये बोल रही थी केपेबल ऑफ बीइंग, मुझे लगा कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट बोल रही थी। केपेबल ऑफ बीइंग, क्योंकि केपेबिलिटी पे उसने बोला कि द पर्सन शुड बी केपेबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज कॉम्पिटेंट। तो पर्सन की बात कर रही थी ना, यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट की बात करी कि इम्पॉसिबल चीज नहीं होना चाहिए। दो बातें अलग अलग है। एक होता है कि वो पर्सन मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, वो है केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड, यानी केपेबल, द पर्सन शुड बी केपेबल टू बी इन अ कॉन्ट्रैक्ट। और एक होता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो भी है वो परफॉर्म हो जाए, वो इम्पॉसिबल एक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी सर्टेन और अग्रीमेंट, ये द कॉन्ट्रैक्ट में भी सर्टेन सर्टन बात होनी चाहिए। ऐसे ऐसे नहीं, देखो बहुत सिंपल एग्जांपल है। मैंने अगर तुमको बोला कि मैं तुम्हें कार दे रही हूँ, ठीक है, रेट अपन डिसाइड कर लेंगे, तो इसको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे। अगर मैं बोल रही हूँ मैं तुम्हें कार दूंगी 10 लाख रुपीज देना, तो इसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। सर्टेन बातों पे ही होना चाहिए। ठीक है, अब ऑफर प्रपोजल, ये हमने कल देखा था, ऑफर प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। तो क्या होती है डेफिनेशन ऑफर की? ये रहा, हाँ, signifies also the willingness of the person to do or absence to do something with a view to obtain assent। ठीक है, अभी देखो कंफ्यूज मत होना, हमने पहले अग्रीमेंट की डेफिनेशन देखी, उसमें क्या था, टू हुम द प्रपोजल इज मेड, वो पर्सन सिग्निफाई करेगा अपनी एसेंट, ऑफर, और फिर वो प्रॉमिस बनेगा, और वंस प्रॉमिस हो गया तो एक्सेप्ट, मतलब फिर वो एक्सेप्टेंस हो जाएगा, फिर वो प्रॉमिस बनेगा, और फिर वो अग्रीमेंट बनेगा। अब जब ऑफर की डेफिनेशन देख रहे हैं तो उसमें भी वही है, बस उसमें वर्ड डाल दिया, वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेंस टू डू फ्रॉम समथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग हिज एसेंट। तो हमने ऑफर देना है और सामने से क्या एक्सपेक्ट करना है कि वो एसेंट देंगे। ठीक है, इसके कुछ रूल्स से क्लियर डेफिनाइट, वो सब आप लोग देख लेना। हमने ये एग्जाम्पल भी पढ़ लिया, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एन ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम, ठीक है, तो एन इन्विटेशन टू ट्रीट an invitation to treat or an invitation to make an offer, a mere statement of intention or mere communication of information in course of negotiation। अच्छा, ऑफर के 3 टाइप्स बताए उन्होंने। ठीक है, एक होता है एन ऑक्शनर, एग्जाम्पल्स ही हैं। ठीक है, ऑक्शनर रिक्वेस्ट फॉर बिड्स which offered by the bidders, the display of the, or एक और example, the display of the goods in the shop window with prices marked upon them, or the display priced in the goods self service store or shopkeeper catalog of a price and invitation to offer। invitation offer क्या होता है, जैसे हम सैलून जाते हैं, वो अपने मेन्यू कार्ड देते हैं, उसमें सारे सारे रेट्स लिखे होते हैं। हम कोई शॉप जाते हैं, वहां स्क्रीन में पूरा डिस्प्ले लिखा है, अब जो जो सामान लोगे उसके प्राइसिंग ये है। तो ये दुकान खुली हुई है, ये सैलून ओपन है, आप गए, आपको दिख रहा है, तो वो बाहर जो उन्होंने शॉप जहां लगाई है वो इनविटेशन टू ऑफर दे रहे हैं, इफ यू बाय समथिंग हियर इट इज, ये जो स्क्रीन पे लगा हुआ है। सेम सैलून के केस में, ठीक है, आपको सर्विसेज चाहिए तो हमारे यहाँ डिस्प्ले लगा हुआ है, आप आओ, सर्विसेज चेक कर लो और उसकी प्राइसेस देख लो। तो ये इनविटेशन टू ऑफर है। अभी ये ऑफर नहीं, हम आपको इनवाइट करें कि आप आओ, हमें बताओ आपको क्या सर्विस है, फिर हम आपको ऑफर देंगे, फिर आप एक्सेप्ट करना, और फिर हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, कंसिडरेशन होगा, और जो भी एसेंशियल्स है। ठीक है, तो अभी हमने ऑफर दिया नहीं है, हम इनवाइट कर रहे हैं आपको कि आओ तो हम आपको ऑफर दें। ठीक है, अब अ mere स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, एन अनाउंसमेंट ऑफ कमिंग इन ऑक्शन सेल, अभी आई नहीं है, हमने क्या एक अनाउंसमेंट किया। Thus, a person who is attended the advertised place of an auction could not sue for breach of contract if the auction was cancelled, क्योंकि ऑफर नहीं था, सिर्फ एक अनाउंसमेंट हुई है कि कल ऑक्शन फॉर सेल होने वाली है। ठीक है, मैंने अनाउंसमेंट कर दी, मैंने तुमको नहीं बोला तुम्हें आना है ऑक्शन में खरीदना है,
कुछ भी नहीं। अनाउंसमेंट दी, तुम सबने एक्सेप्ट कर ली वो चीज कि हाँ कल ऑक्शन सेल होगी, हम जाएंगे, ठीक है। अब तुम सब पहुंचे, वहां बोर्ड लगा है कि ऑफ है, कोई ऐसा ऑक्शन नहीं है, आज नहीं है, पोस्टपोन्ड है, जो भी, तो तुम मुझे सू नहीं करो, क्योंकि मैंने सिर्फ एक मर स्टेटमेंट बोला, मैंने तुम्हें ऑफर नहीं दिया उधर आने के लिए, ठीक है। ऑफर मतलब जब मैं तुम्हें क्लियरली कन्वे कर रही हूँ और एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि तुम उसकी एसेंट मुझे दोगे। A mere communication of information in course of negotiation. A statement of price at which one is prepared to consider negotiating the sale of piece of land. अब देखो, मुझे लैंड बेचना है तुमको, ठीक है। लैंड बेचते टाइम सिर्फ नेगोशिएशन चल रहा है, अभी प्राइसिंग डिसाइड नहीं हुई है, तो मैंने सिर्फ एक स्टेटमेंट बोला है कि ये 5 करोड़ की है, 4 करोड़ में बिक सकती है। इसका मतलब ये तुम्हें ऑफर नहीं है कि तुम 4 करोड़ में से खरीद सकते हो। मैंने सिर्फ एक इंटेंशन, नेगोशिएशन के टाइम पे मैं सेल कर रही थी इस लैंड को, उस टाइम मैंने एक स्टेटमेंट बोल दिया 5 करोड़ के 4 करोड़ में बिक सकती है, तो ये एक स्टेटमेंट है, इसके पीछे आके तो मुझे सू मत करो। जब मैं तुम्हें बोलूंगी कि यार 400 रुपए में ले लो, ठीक है, 4 करोड़ में, सॉरी 4 करोड़ में आके लैंड ले लो, तब वो ऑफर होगा, और तुम्हें एक्सेप्ट करना है तो तुम एक्सेप्टेंस दोगे और लैंड लेने की बात करोगे। तो ऑफर इन 3 चीजों से डिस्टिंग्विश करता है, किस किस से, इनविटेशन टू ऑफर से, मर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन से, और मर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द कोर्स ऑफ नेगोशिएशन। कोई भी चीज आपको मिल रही है, एक इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो उसको आप ऑफर नहीं बोल सकते। लास्ट वाला, अमर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। अमर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन में कैसा हुआ, जैसे ऑक्शन वाला छोड़ दो, आज मैंने तुम्हें बोला कि कल ना वेरोमोडा में सेल है, सपोज मैं वहां पे काम करती हूँ या जो भी, तो मैं, मेरे पास उसकी फ्रेंचाइजी, मैंने बोल दिया तुमको वेरोमोडा में सेल है, ठीक है, तुम वेरोमोडा गई, वेरोमोडा सबको पता है, दिस ब्रांड, वुमेन ब्रांड है, ठीक है, गर्ल्स के लिए वहां क्लोथिंग मिलती है। तो नाइकी पता है सबको, नाइकी के शूज में सेल है, ठीक है, तुमने सोचा मुझे जिम वेयर जाना है, नाइकी में सेल होगी, मैं जाऊंगी शूज जिम वेयर सब खरीदने, ठीक है। अब तुम गई, वहां कोई सेल नहीं थी, अब मैं तुम बोलोगी यार साक्षी मैम ने तो क्लास में अनाउंस किया था, तो तुम आओगे, आपने बोला था सेल है, आप नाइकी हैंडल करती हो, मैं आपको सूट फाइल करूंगी आपके अगेंस्ट, ठीक है। मैं तुम्हें वहां पे अपने क्लेम, मतलब अपने बिहाफ में बच सकती हूँ कि मैंने तुम्हें कोई ऑफर नहीं दिया था, तुमने एक्सेप्ट किया है मेरी बात को, तुम लेने गई हो, मैंने तुम्हें कोई ऑफर नहीं, मैंने सिर्फ एक अनाउंसमेंट की थी कल से सेल है, ठीक है। इट्स नॉट एंड ऑफर, इट्स जस्ट एन स्टेटमेंट कि कल से सेल है। आई एम नॉट आस्किंग यू कि कल से सेल है, कल जाके आओ मेरे स्टोर पे, जाके प्रोडक्ट्स खरीदो और एंजॉय करो, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट है बस। लैप्स ऑफ ऑफर, एक ऑफर दिया है, उसका एक टाइम पीरियड होता है एक्सेप्टेंस करने का, ठीक है, वो टाइम पीरियड में आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो वो लैप्स हो जाता है। जिंदगी भर के लिए कोई ऑफर नहीं होता है। मैंने दिया है तुमको प्रपोजल, तुमने एक्सेप्ट किया, मैंने 15 मार्च दी थी, तुम ऑफकोर्स 14 मार्च तक मुझे बताओगे कि टेस्ट पेपर लेना है कि नहीं। तुमने अगर उसको 14 मार्च तक नहीं बताया, कुछ भी कम्युनिकेट नहीं किया, तो वो क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। मैंने क्या डिक्लेयर किया था कि 14 मार्च तक तुमने मुझे इन्फॉर्म कर देना है, नहीं किया, उसके बाद भी वो लैप्स हो जाएगा, क्योंकि 15 तो हमारी ड्यू डेट थी ना टेस्ट लेने की, तो 15 को अगर 15 तक भी तुमने सुबह तक नहीं बताया तो वो ऑटोमेटिकली लैप्स हो रहा है। अब कॉन्ट्रैक्ट में कोई एक पार्टीज है, एक्सेप्टेंस करने से पहले ही मर गई तो लैप्स हो जाएगा। ऐसी कुछ पॉइंट्स हैं, तो ये एक बार रीड कर लेना कि पहले रिजेक्ट कर दिया, मर गया कोई पार्टी, इन काउंटर ऑफर दे दिया तो लैप्स हो जाता है। काउंटर ऑफर आप नहीं दे सकते हो, क्योंकि ठीक है, या तो वही ऑफर एक्सेप्ट कर लो, अगर काउंटर ऑफर देते हो तो अगेन एक ऑफर बन जाता है, न्यूली फॉर्म्ड ऑफर, ठीक है। सब गुड यार, तुम लोगों को पता है सब। चलो, रिवोकेशन ऑफ ऑफर बाय द ऑफरर, देने वाले ने ही ऑफर रिवोक करने की बात की है, उसके पहले वो कर सकते, गुड। एन ऑफर में बी रिवोक्ड बाय ऑफर एट एनी टाइम बिफोर एक्सेप्टेंस, ठीक है, इसमें रीड लिख लो। अब आता है एक्सेप्टेंस जी, चलो एक्सेप्टेंस, खोला। अ कॉन्ट्रैक्ट इमर्जेस फ्रॉम द एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर। कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, अग्रीमेंट कैसे बनता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो अब हम समझ रहे हैं एक्सेप्टेंस क्या। अभी हमने क्या देखा, सिग्निफाइंस कि हम सामने वाले की विलिंगनेस दिखाते हैं कि सामने वाले से हमें एसेट मिल सके। अब
when the contract to whom the proposal is made signifies his assent thereto. अभी तक हमें ये obtain करना था, finally उसने हमें दे दिया है. The proposal said to be accepted. The proposal when accepted becomes a promise. अब इसके rules देख लो, बहुत easy है. Acceptance must be expressed, ठीक है, clearly बोलो, by words written clearly बोलो कि yes I accept your offer. फिर if a particular method of acceptance is prescribed, जिस मोड से बोला है उस मोड से आपने एक्सेप्ट करना है. एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनक्वालिफाइड एंड एब्सोल्यूट एंड मस्ट करस्पॉन्डेंट विद ऑल टर्म्स ऑफ ऑफर. ठीक है, तो जो भी आपने एक्सेप्टेंस देनी है वो क्लियरली एब्सोल्यूट होनी चाहिए. ठीक है, कंडीशनल नहीं होनी चाहिए. काउंटर ऑफर और कंडीशनल एक्सेप्टेंस ऑपरेट्स एज अ रिजेक्शन ऑफ ऑफर. अगर आपने आगे और दिया नहीं मेरे को तो इतने में नहीं इतने में चाहिए, या हम टेस्ट 15 को ना देके 16 17 देंगे तो वो वहीं रिजेक्ट हो जाएगा. ठीक है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर. अगेन सेम बात लिखी है. ठीक है, मर साइलेंस ऑन द पार्ट ऑफ द ऑफर डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस. तुमने कुछ नहीं बोला तो एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे. फिर इफ द ऑफर इज वन विच इज एक्सेप्टेड ऑफ बीइंग एक्टेड अपॉन, no communication of acceptance to the offerer is necessary unless the communication is stipulated for in other. इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने तुम्हें कुछ बोला है, कुछ ऑफर दिया है, उसके इन रिटर्न एक्सेप्टेंस के नाम पे आपको कुछ एक्ट करना है. ठीक है, मतलब मैंने बोल दिया कि जो जो हाथ उठाएगा वो टेस्ट देगा. ठीक है, तो जिसने हाथ उठाया है उसके साइड से एक्सेप्टेंस हो जाएगी. तो मैंने क्या बोला, मैंने ऑफर देते टाइम ही बोला था कि ये एक्ट आपको परफॉर्म करना है टू कम्युनिकेट योर एक्सेप्टेंस. तो आपको वो चीज करनी है, आपने कम्युनिकेट कर दिया तो भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे जब तक आप हाथ नहीं उठा लेते. ठीक है, acceptance must be given with a reasonable time and before the offer lapses or revoke. तो revoke करने से पहले दे दो या lapse होने से पहले acceptance दे दो. ये बहुत easy है. चलो standing offers, उसमें रीड लिखो पर मैं समझा दे रही हूँ. ठीक है, when a person offers to another supply specifies goods up to stated quantity or in any quantity which may be required a certain rate during the fixed period, he makes standing offer. मतलब जब क्लियरली बोल दिया है कि इतनी क्वांटिटी लगेगी आपने, और या फिर कोई एक एक्सेप्टेंस दे दी है कि इतनी सारी क्वांटिटी लगती है मुझे, तो वो उसको हम बोल देते हैं कि आपने स्टैंडिंग ऑफर दिया. स्टैंडिंग ऑफर जब टर्म्स एंड कंडीशंस एकदम स्टैंड है कि इतनी क्वांटिटी लगेगी, इतना प्राइस मैं आपको पे करूंगा. इसका एग्जाम्पल है, देखो, वेयर पी टेंडर टू सप्लाई गुड्स टू एल. तो पी क्या कर रहा है, एल को गुड्स दे रहा है अप टू अ सर्टेन अमाउंट. ठीक है, ओवर अ सर्टेन पीरियड. एल ऑर्डर्स डिड नॉट कम अप टू द अमाउंट एक्सपेक्टेड. ठीक है, अब क्या हुआ है, ऑर्डर किसने दिया है, एल ने, क्योंकि बी सप्लाई कर रहा है ना. तो क्या होगा कि उसने जो अमाउंट पे किया है उतना उसको क्वांटिटी नहीं मिली है. ठीक है, एंड पी स्यूड फॉर द ब्रीच ऑफ, नहीं इसको अमाउंट नहीं मिला है. L's order did not come up to the amount expected. The P sued for breach of contract. Held order was made for separate contract and P was bound to fulfill the orders made. There was no obligation on L to make the order at all. देखो यहीं पे दिखाती हूँ. पहले क्या लिखा है, P ने बोला कि मैं आपको ऑर्डर सप्लाई करूंगा, तो गुड्स हो गया इसके साइड से और इसके साइड से अमाउंट आएगा. तो ये हो गया प्रॉमिस, कॉन्ट्रैक्ट और कंसिडरेशन. अब क्या होता है कि अगर P राइट अमाउंट का, राइट क्वांटिटी का L को ऑर्डर नहीं दे, ठीक है, तो L स्यू कर सकता है. और अगर L वो टाइम का अमाउंट जो उसको पे करना है सप्लाई ऑफ गुड्स का, P ने गुड्स बेचे हैं, P का नाम रख लेते हैं. ठीक है, तुम लोगों को ऐसे समझ नहीं आता है क्योंकि PL, P फॉर पिकॉक. ठीक है, मैं P लिख देती हूँ, N फॉर लॉयन. ठीक है, तो अब जो पिकॉक है उसने करना है गुड सप्लाई और लॉयन ने करना है अमाउंट पेड. ठीक है, तो जब पिकॉक ने गुड्स बेचे तो एल ने क्या करना है, एक अमाउंट पे करना है, और एल ने वो अमाउंट कम पे किया है. क्यों कम पे किया है, क्योंकि उसको राइट अमाउंट ऑफ क्वांटिटी नहीं मिली. तो अब जब पी अपने अमाउंट के लिए, मतलब पिकॉक जब कोर्ट गया सूट फाइल करने लायन के खिलाफ, तो कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं, तुमने जो स्टैंडिंग ऑफर था उसका,
ठीक है, कि इतनी क्वांटिटी, सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वांटिटी मेरे को लगती है, उसने क्लियरली डिफाइन कर दिया था, तुमने वो क्वांटिटी उसको नहीं बेची है तो तुम अमाउंट भी एक्सपेक्ट मत करो। ठीक है, बस यही एक्सप्लेन कर रहा है। अ स्टैंडिंग ऑफर और टेंडर इज द नेचर ऑफ कंटिन्यूइंग ऑफर, चलता रहता है, माल आता है पैसे जाते हैं, माल आता है पैसे जाते हैं। एन एक्सेप्टेंस ऑफ सच एन ऑफर मर्ली अमाउंट्स टू इंटीमेशन दैट द ऑफर विल बी कंसिडर्ड टू रिमेन ओपन ड्यूरिंग अ पीरियड स्पेसिफाइड। इसके लिए एक्सेप्टेंस क्या है, जैसे हमने एक बार डील कर ली कि भैया हर महीने ना मेरे को चिप्स के कार्टन लगते हैं, ठीक है, मेरी दुकान में मुझे लगाने के लिए, तो कितने लगते हैं, एक कार्टन में जैसे 12 या 30 पीसेस आ जाते हैं तो मुझे वो 30 पीसेस लगते हैं। तो अब हमारी डील हो गई, हर महीने आप भेज दोगे, हमेशा हम रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट तो करते नहीं है, हमारी डील हो गई। तो अब हर महीने आप बेच रहे हो, तो मेरी एक्सेप्टेंस क्या है कि जितने पीरियड तक मैं आपको मना नहीं कर रही हूँ उतने पीरियड तक आप बेच रहे हो, ये मेरी एक्सेप्टेंस है। ठीक है, that will it will be accepted from time to time by placing order for specified quantities। अब मुझे 30 के कार्टन 3 4 5 जितने चाहिए मैं स्पेसिफाई करती जाऊंगी तो वो बढ़ सकता है। ठीक है, each successive order given while the offer remains force is an acceptance of the standing order as the quantity ordered। अब जैसे मैंने बोल दिया था पहले कि मुझे एक कार्टन लगता है, धीरे धीरे मेरी सेल बढ़ गई, मैंने 4 कार्टन बोल दिए, तो वो 4 कार्टन भी मेरे साइड से एक्सेप्टेंस है। ठीक है, सामने वाले ने ऑफर दिया ना कि मैं कार्टन बेचता हूँ चिप्स के, तो वो चिप्स के कार्टन लेना, अगर मैं क्वांटिटी बढ़ाती जा रही हूँ तो वो मेरे साइड से एक्सेप्टेंस है टू योर ऑफर। इसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर का क्लियर मीनिंग क्या है, जब आपकी क्वांटिटी डिफाइंड है या फिर सर्टेन वे में बढ़ती जाती है या चेंज होती जाती है, या एक एनी क्वांटिटी वर्ड यूज कर रहे हैं वो, कि कोई भी क्वांटिटी वे में आपको आ रहा है, अब वो क्वांटिटी आप मंगा रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो, उस ऑर्डर को हम कहते हैं एक्सेप्टेंस। ठीक है, चलो टिकट्स एक बार रीड कर लेना, जैसे रेलवे टिकट्स लगा कर आते हैं अपन, ठीक है, तो डिस्प्ले में आता है चीजें कितने में मिलेगी क्या मिलेगी, तो वो भी एक काइंड ऑफ ऑफर है। फिर वो आपने टिकट लेना एक एक्सेप्टेंस है, आपने ट्रेन में बैठना उसका कंसिडरेशन है, वो सब बताया। ठीक है, ये टिकट्स रीड करना, कॉन्ट्रैक्ट बाय पोस्ट रीड करना, कॉन्ट्रैक्ट बाय टेलीफोन रीड करना। ठीक है, ये सिर्फ रीड करके हिंदी में लिख के छोड़ देना। अब आ जाओ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। सबने पढ़ा है बैल्फर वर्सेस बैल्फर केस, सबको पता है, दिशा को नहीं लगता पता है क्या होता है, नहीं पता, और किसी को पता है, कीर्ति को नहीं पता, आरती को नहीं पता होगा। चलो मैं बताती हूँ, एक केस हुआ था बैल्फर वर्सेस बैल्फर। अभी हम क्या देख रहे हैं, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। तो ये सबको पता है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, कि अगर आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपके बैक ऑफ द हेड आपके इंटेंशन हमेशा होने चाहिए कि हम एक लीगल रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं। मतलब तुमने जो अपने साइड से एक्सेप्टेंस या ऑफर जो भी दोनों साइड से कंसिडरेशन आ रहा है, अगर वो नहीं किया तो फिर हम तुम्हें कोर्ट लेके जाएंगे। तो देयर वाज दिस केस बैल्फर वर्सेस बैल्फर, उसमें मिस्टर बैल्फर और मिसेस बैल्फर होती है। तो जो मिसेस बैल्फर होती है ना, वो रहती हैं साइलन में, है ना, श्रीलंका में। ठीक है, ये लिखा हुआ है, यहाँ रहती है वो। ठीक है, अब क्या होता है, उसके हस्बैंड कहीं और जॉब करता है। वो पर्सन क्या होता है, इस पर्सन इसकी वाइफ बीमार हो जाती है, तो वो उससे बोलती है मुझे मेंटेनेंस चाहिए क्योंकि तुम यहाँ हो नहीं, तो मुझे हर महीने सपोज वो उससे 50,000 रुपीज, तब तो इसमें पाउंड्स वगैरह में लिखा है, मैं इस बताती हूँ। ठीक है, उसने उसको बोला कि 50,000 रुपीज हर महीने मुझे तुम भेजना, तो शुरू के महीने में तो उसने भेजी, फिर भेजना बंद कर दिया। ठीक है, तो इस वाइफ ने क्या किया, इसके अगेन सूट फाइल किया कि मुझे इसने बोला था कि ये मुझे मेंटेनेंस देगा और हमारे बीच में प्रॉफर प्रॉमिस एक्सेप्टेंस सब कुछ है, तुम्हें क्यों इतनी हंसी आ रही है, क्या
तो ये इसको मैं तुम लोगों को क्रक समझा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये बंदी सूट फाइल करती है, तो कोर्ट जो लोअर कोर्ट्स होता है, पहले आप लोअर कोर्ट्स में जाते हो तो लोअर कोर्ट्स क्लियरली बोलते हैं कि यार ये पर्सन को इसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, पहले ये आता है जजमेंट, ठीक है। तो ये जो मिस्टर बेल्फर है ना, वो हायर कोर्ट्स में जाते कि हमारे बीच में कोई लीगल रिलेशन नहीं था और हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था कि मैं इससे माहर मई दूंगा। यस, मैंने प्रॉमिस जरूर किया था कि तुम बीमार रहती हो तो मैं हर महीने तुम्हें 50,000 रुपीज दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस जरूर था। तो जब वो हायर कोर्ट्स में जाते हैं तब ऐसा हाई कोर्ट लोअर कोर्ट ये सब मतलब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऐसे वर्ड नहीं थे, इसलिए लोअर कोर्ट और हायर कोर्ट बोल रही हूँ। तो जब वो हायर कोर्ट जाता है तो वो उसको बोलते हैं कि नहीं, तुम्हारे पीछे कोई इंटेंशन नहीं था लीगल रिलेशन का। यस, तुम्हारे बीच में एक प्रॉमिस था। प्रॉमिस में क्या कवर होता है, ऑफर एक्सेप्टेंस, ठीक है। इसने बोलता मैं 50,000 दूंगा, उसने बोलता मैं 50,000 लूंगी, तो ये प्रॉमिस हो गया। लेकिन तुम्हारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये नहीं कि आपके बीच में कोई चीज रिटर्न होनी चाहिए, आपका इंटेंशन लीगल रिलेशन क्रिएट करने का नहीं था, एक ये जेनेरिक। और हायर कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया कि क्योंकि हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत सारे प्रोमिसेस होते हैं, डे टू डे बेसिस पे होते हैं, अब तो आर टू आर बेसिस पे होते हैं, तो वो चीज हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे एज कॉन्ट्रैक्ट। आपके अग्रीमेंट्स हैं, आपने प्रॉमिस किया, आपने पूरा नहीं किया, ये आप जानो, ठीक है। तो फिर उसने मना कर दिया था कि इस पर्सन को आप मेंटेनेंस दो नहीं दो वो आप दोनों की बात है। मतलब उस टाइम ऐसा हो गया था, हायर कोर्ट ने बोल दिया था हमें बीवी और पति के झगड़े में नहीं पड़ना। चलो, the second essential element of a valid contract, there must be an intention among the parties that the agreement should be attached by legal consequences and create legal obligation. तो वर्ड याद रखो, legal consequences and create legal obligations. तो जब हम बात कर रहे हैं intention to create legal relation, तो वर्ड क्या यूज कर रहे हैं वो लोग, legal consequences and legal obligations. If there is no such intention, the part of the parties, there is no contract between them. Agreements on social domestic nature do not compellate to legal relationship as they are such no contracts. ठीक है। तो जहां सोशल मैटर्स भी होते हैं कि मूवी ले चलेंगे, डिनर पे लेके चलेंगे, ये सब चीजों के लिए आप सूट फाइल करने आओगे तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपका इंटेंशन कभी लीगल रिलेशन करने का नहीं है। बाकी का तुम एक बार पढ़ लेना, वही ऑफर और एक्सेप्टेंस हुआ, प्रॉमिस हुआ, बट कोई लीगल रिलेशन नहीं था, तो उसको हम कवर नहीं करते वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये सब तुम्हें पढ़ना है। अब आ जाओ लॉफुल कंसिडरेशन में। मुझे एक बात बताओ, असेंशियल्स में सबने मुझे बताया लॉफुल कंसिडरेशन, ये चीज सबको याद होगी, क्या बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते? गिफ्ट और बहुत सारे, कुछ नहीं आता, ठीक है। हाँ, केसेस है, 5-6 भाई, हाँ मामा वाला भी है, राइट राइट राइट। वो तुम लोग को क्वेश्चन भी है, मामा को बोल, गुड यार गुड। वो अपनी बेटी को अब एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करती है और बोलती है इसका पैसा अपने मामा को देना, और फिर वो नहीं देती। तो वो ये ऐसा है कि थर्ड पार्टी भी सू कर सकती है। चलो, नीड फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ valid contract. The requirement of consideration stems from the policy of extending the arm of the law to enforcement for mutual promises of the parties. इसका क्या मतलब है, एक तो वर्ड हो गया कि essential element है, दूसरा कि consideration रूट है तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट की। आखिर तुम कॉन्ट्रैक्ट कर ही क्यों रहे हो, क्योंकि तुम्हें इन रिटर्न कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो कंसिडरेशन में म्यूचुअल प्रोमिसेस होते हैं ऑफ द पार्टीज। A mere promise is not enforceable at law. For example, if A promised to make a gift of 500 to B and subsequently changes his mind, B cannot succeed sued against A that breach of promise हुआ। अगर वही चीज के हस्बैंड ने बोला 500 रुपए देंगे, 500 रुपए नहीं दिए, तो जाके सूट फाइल मत करो। It is only when a promise is made for something in return from the promisee that such promise can be enforced by law against the promiser. There is something in return for consideration for the promise. अब देखो कैसे होता है, कुछ ना कुछ रिटर्न में मिलता है,
अब इसमें तो 500 रुपए दे रहा था, उसको तो कुछ रिटर्न में नहीं मिल रहा था, ठीक है। जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है कि आप मुझे गाड़ी दो और मुझसे पैसा लो, मोटरसाइकिल लो और मुझसे पैसा लो, तो आप दोनों को क्या मिल रहा है, एक को मोटरसाइकिल मिल रही है, एक को पैसा मिल रहा है। तो प्रॉमिसर और प्रॉमिसी दोनों साइड से कुछ ना कुछ कंसिडरेशन आता ही है, तो हमेशा म्यूचुअल प्रॉमिस होता है बिटवीन द पार्टीज। अब आ जाते हैं, अब हमें याद करना है डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन। तो 2D में बोला है व्हेन एट अ डिजायर ऑफ अ प्रॉमिसर the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstain from doing or promises to do or abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called consideration from promise। हाँ, कोई भी चीज करो या मत करो, मैं तुम्हें पैसे दूंगी प्लीज मेरी कार मत धोना, उल्टा बोल दिया, ठीक है। तो हमें इसमें याद क्या करना है, वर्ड डिजायर ऑफ अ प्रॉमिसर, पहले याद कर लो डिजायर ऑफ अ प्रॉमिसर, क्योंकि प्रॉमिसर कुछ प्रॉमिस करता है और इन रिटर्न कुछ आपको बोलता है ऐसा करने को, और इन रिटर्न उसको आप कंसिडरेशन देते हो, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, प्रॉमिसर द प्रॉमिसी, ठीक है, प्रॉमिसर प्रॉमिसी को बोलता है कोई काम करना है या फिर नहीं करना, तो फ्रॉम डूइंग और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डू। कंसिडरेशन है डिजायर ऑफ अ प्रॉमिसर, और कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। ये पता है क्या तुम लोगों को क्या होता है? हाँ, बहुत जगह ऐसा है, इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ, ठीक है। नीचे इंडियन लॉ में ये चीज अलग तरीके से था, हम इंडियन लॉ देखते हैं, ठीक है। हाँ, अच्छा, चिन्ह वर्सेस रमन, वही वाला केस है। हाँ, मामा वाला ही है, मैंने मामू लिखा है उसको। तो कंसिडरेशन है डिजायर ऑफ अ प्रॉमिसर, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, तुम पढ़ना, ये इंग्लिश लॉ में लिखा है, ठीक है। इंडियन लॉ में क्या लिखा है, हाउएवर कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन सो दैट स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन में मेंटेन अ सूट। इस केस में जिसको नहीं पता है क्या होता है, एक मॉम होती है, ठीक है, और एक उसकी डॉटर होती है, ठीक है। तो मॉम डॉटर को एक प्रॉपर्टी देती है और बोलती है इसमें से जो भी कुछ भी पैसा आएगा ना वो तुम अपने मामा को ट्रांसफर करना, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में, मॉम और डॉटर के बीच में, ठीक है। तो मॉम और डॉटर के बीच में जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो अब कोई थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकती, और कंसिडरेशन भी इंग्लिश लॉ में बोलता है कि आप दो ही पार्टीज में करो, लेकिन इंडियन लॉ में बोलता है कि कंसिडरेशन कैन मूव टू अ स्ट्रेंजर और अ थर्ड पार्टी। तो अभी क्या हो गया, इसको प्रॉपर्टी दी, कंसिडरेशन दिया, और इसमें से जो पैसा आएगा वो बोल रहा है अपने मामू को देना, ठीक है। तो कंसिडरेशन मूव हो रहा है, तो इंडियन लॉ ये चीज अलाउ करती है। अब ये लड़की क्या बोलती है कि मामू मेरे पास कोई पैसा नहीं, मैं नहीं दूंगी, कोई प्रॉपर्टी से इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये मामू जो है ना, ये इसको सू फाइल कर सकते हैं, या अपनी बहन को बोल सकते हैं कि भाई तेरी बेटी पैसा नहीं दे रही, तो वो भी उसको सूट फाइल कर सकती, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो इन दोनों के बीच में हुआ था। तो थर्ड पर्सन कैन ऑल्सो मेंटेन अ सूट। वैसे नीचे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिखा है जिसमें बोलते हैं कि दोनों पार्टीज ही सूट फाइल कर सकते हैं, पर ऐसे कुछ एक्सेप्शंस हैं। एग्जाम्पल एक बार बता देती हूँ, अ लेडी बाय डीड ऑफ गिफ्ट मेड ओवर सर्टेन प्रॉपर्टी टू हर डॉटर, ठीक है, डायरेक्टिंग हर टू पे एन एन्युटी टू द डोनर्स ब्रदर। अब डोनर्स ब्रदर यानी क्या, पहले कौन गिफ्ट दे रहा है, तुम लोग ध्यान से देना एग्जाम्पल, क्योंकि जब खुद पढ़ते हो ना तो कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। देखो, लेडी ने क्या दिया, गिफ्ट, तो डोनर कौन बन गई, लेडी, और किसको गिफ्ट दिया उसने, डॉटर, तो डॉटर क्या बन गई, डोनी, गुड। तो यहाँ पे क्या बोल रही है वो कि डोनर्स ब्रदर यानी लेडी के भाई को क्या देना है, एन्युटी, एज एज हैड बीन डन बाय द डोनर हरसेल्फ बिफोर शी गिफ्टेड द प्रॉपर्टी, क्योंकि उसका एन्युटी वो पहले भी अपने भाई को देती थी, इसलिए उसने लिख दिया कि प्रॉपर्टी में तुम्हें गिफ्ट कर रही हूँ, पर आगे की एन्युटी भी मेरे भाई को यानी अपने मामा को देते रहना। ऑन द सेम डे हर डॉटर एग्जीक्यूटेड इन राइटिंग इन फेवर ऑफ डोनर्स ब्रदर अग्रीइंग टू पे द एन्युटी। अब क्या हुआ, ऑफर दिया, उसने एक्सेप्टेंस की, प्रॉपर्टी लेती हूँ, यस मॉम, मैं एन्युटी आपके भाई को, डोनर के भाई को, आपके भाई को यानी मेरे मामा को मैं दूंगी। आफ्टरवर्ड्स द डोनी, डोनी कौन है, डॉटर, क्योंकि उसको गिफ्ट मिला था, डिक्लाइन टू फुलफिल हर प्रॉमिस टू पे हर अंकल सेइंग दैट नो कंसिडरेशन हैड मूव्ड फ्रॉम हिम। वो क्या बोलती है, मेरे साइड से कुछ भी नहीं मिला है तो मैं कोई भी एन्युटी नहीं दूंगी, मुझे तो गिफ्ट मिला है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ।
तो ये एक्सेप्शन है कि हमने क्या किया, तुमको प्रॉपर्टी दी और एक एक तुमसे कंसिडरेशन में रिटर्न क्या माना कि एन्युटी तुम आगे देना. The court, however, held that uncle could sue even though no part of consideration received by his niece moved from him. ठीक है, तो वो अंकल यानी वो मामा अपने भांजी को सूट फाइल कर सकता है कि भाई तुमने उससे कोई कंसिडरेशन नहीं दिया पर मेरा राइट था, ऑलरेडी मुझे एन्युटी मिलती थी, तुम्हें प्रॉपर्टी गिफ्ट मिली थी, तुमने वो प्रॉमिस एक्सेप्ट किया था, तो अब तुम मुझे उसकी एन्युटी दोगी. द कंसिडरेशन फ्रॉम हर मदर वॉज सफिशिएंट कंसिडरेशन. ठीक है, ये एग्जाम्पल तुम्हें याद कर लेना है. तो तुम यही बना लेना, मॉम, डॉटर और मामू, और उसके बाद उसको एन्युटी वर्ड्स, ये सब वर्ड्स लिख के आओगे तो बहुत अच्छा होगा, जिसमें लिखा है डोनर, डोनी, क्योंकि एग्जाम्पल यस एग्जैक्ट सेम केस आएगा. ऐसे ही आते तुम्हारी बुक से छप के आते हैं, बस ये है लेडी डोनर डोनी लिखा है, उसमें नाम ऐड कर देंगे वो. ठीक है, हीरो हीरोइन. प्रोविजन ये है ना कंसिडरेशन. कंसिडरेशन की डेफिनेशन कि कंसिडरेशन कैसे डिफाइंड होता है, बोलो. जानबूझ के डाउट मत लाना, घुमाना मतलब कॉन्सेप्ट यही है. हाँ, किराया पहली बात तो कहाँ से आया इसमें. प्रॉपर्टी का कुछ ना, तुम्हें एक प्रॉपर्टी मिली 5 करोड़ की, प्रॉपर्टी की रेट्स बढ़ते हैं. ठीक है, तुमने अब उसको रेंट पे रखना है, तुम्हें किसी और को लीज पे देना है, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, हमें उससे मतलब नहीं है. कंसेप्ट क्या बोलता है, प्रॉपर्टी में तुम्हें गिफ्ट कर रही हो, तुम्हें उसको जो करना है तुम करो, पर एन्युटी इतनी उसको देनी है. जरूरी नहीं है, मतलब जिस भी फॉर्म में तुम, ये यहाँ नहीं लिखा है कि तुम्हें उसे किराए पे रखनी है, लीज पे रखनी है और फिर देना है, तो तुम्हारे ऊपर है, तुम उसको बस एन्युटी इतनी पे कर देना. वो तुम नहीं करोगे. हम कॉन्सेप्ट क्या कर रहे हैं कि कंसिडरेशन में भी मूव टू अ स्ट्रेंजर. तो कंसिडरेशन, मॉम ने डॉटर को गिफ्ट किया और फिर बोला एन्युटी मामा को जाना चाहिए. तुम्हारे प्रोविजन ऑफ लॉ क्या होना चाहिए कि कंसिडरेशन इंडियन लॉ के हिसाब से मूव हो सकता है और प्लस कंसिडरेशन की डेफिनेशन. ठीक है, चलो. प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स यानी जो दो पार्टीज हैं वही लोग एक दूसरे को सूट फाइल कर सकती हैं फॉर कॉन्ट्रैक्ट, और कोई थर्ड पार्टी सूट फाइल नहीं कर सकती. स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट sue both under English law and Indian law for want of privity. The following illustration, नीचे एक illustration दिया है, पढ़ा है. देखो इसमें क्या बोलता है, डी सप्लाइज टायर टू अ होलसेलर एक्स. बताओ क्या है, चलो सब एक्साइटेड हो. ये मैंने बनाया है, बहुत इजी है यार. एक कंपनी है वो प्राइस डिसाइड कर लेती है, ऐसे देखो. ए कंपनी है, ठीक है, उसने एक प्राइस डिसाइड किया, ठीक है, टायर बेचने के बाद. देखो बी कंपनी को मैं एग्जाम्पल वे में समझा रही हूँ, यही केस लो. क्या बेच रहा है, टायर. इन रिटर्न क्या ले रहा है, कंसिडरेशन मतलब पैसे. ठीक है, अब वो उससे एक और प्रॉमिस लेता है कि जो भी मैं टायर दूंगा तुम आगे जब भी इसको बेचोगे तो जो प्राइस मैं बोल रहा हूं वही प्राइस पे देना. तो प्राइस डिसाइडेड बाय ए. इसने अग्री किया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया वैलिड. ठीक है, इसने यही प्राइस जो इसने डिसाइड की थी उस पे बेच दिया सी को. ठीक है, अब सी जब मार्केट में से बेचने जा रहा है तो वो ए की डिसाइड प्राइस पे नहीं बेच रहा है. ठीक है, वो अपनी डिसाइड प्राइस पे बेच रहा है. तो ए सी को सूट फाइल नहीं कर सकता ये बोल के कि भाई तुम मेरी वाली प्राइस पे ही बेचो. कौन, वो बोलेगा भाई कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे और बी के बीच में हुआ था, मेरे और बी के बीच में हो गया, तो जो डिसाइड प्राइस थी उसमें मुझे टायर्स मिल गए, अब मैं मार्केट में कितने में भी बेचूं वो तुम आके मुझे नहीं बोल सकते. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा है कि बी और सी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें ए नहीं घुस सकता. तो ये एग्जाम्पल्स तुमने ये जो बॉक्स में देते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो यही दे देंगे, तब तुम्हें बताना है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. अब thus a person who is not a person to contract cannot
sue upon it even though the contract is for his benefit. A who is indebted to B sell his property to C, and C, the purchasers of the property, promise to pay off the debt of B. In case C fails to pay B, B has no right to sue. इसका मतलब कैसा है? ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है लोन का. A who is indebted to B sell his property to C. ठीक है, अब C को प्रॉपर्टी बेच दी गई है. C, the purchaser of the property, promises to pay off the debt to B. क्यों? क्योंकि A के बीच में लोन था, तो उसने बोला था कि ठीक है मैं पेमेंट B को कर दूंगा तुम्हारी प्रॉपर्टी की. इन द केस C fails to pay B. अब C ने क्या किया? प्रॉपर्टी तो ले ली पर B को पैसे नहीं दिए. B has no right to sue C for there is no privity of contract B and C. क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट A और C के बीच में हुआ था. B बीच में बंदा था, बस उसको लोन पहुंचाना था, वापस पे ऑफ करना था. अब C ने नहीं किया तो B जाके C को सूट फाइल नहीं करेगा. ये नॉर्मल एग्जाम्पल है, बहुत नॉर्मल. A B C से नहीं समझ आ रहा तो ऐसे समझ लो. आ गया सबको? पक्का? चलो. हाँ, क्या बोल रहे था हम लोगों को? मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल. चलो ठीक है. आरती समझ आ गया? चलो केस लॉस देखते हैं. प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कुछ एक्सेप्शंस हैं. पता है एक्सेप्शंस? एक मेंटेनेंस वाला बोला. साढ़े 4 लिखा था ना. चलो, पढ़ी हुई चीज तो हम रिवाइज ही कर रहे हैं. चलो, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं. एक्सेप्शंस नहीं पढ़े? चलो चलो, इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं कि कब थर्ड पार्टी भी आके सूट फाइल कर सकती है. एक पहला है क्रिएट अ ट्रस्ट. ठीक है, क्रिएट अ ट्रस्ट में क्या है? रामा उमानाथ और भागसिंह एंड जंग बहादुर. ठीक है, इन यार इसमें मैं कुछ लिख नहीं सकती, तुम सिर्फ देखना. ठीक है, नहीं समझ आए तो अपन दूसरे पेज में इसको ड्रॉ कर लेंगे. ये वाली फाइल थोड़ी करप्ट सी हो गई है. किसने पूछा करप्ट मतलब? चलो, क्या होता है कई बार हम कोई प्रॉपर्टी ट्रस्ट पे किसी के लिए क्रिएट करते हैं. ठीक है, तो क्या इसमें देखो तुमको दिख रहा है, एक फादर है, एक जंग है और एक उमा है. ठीक है, तो फादर ने जंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, जो कि उसका बड़ा बेटा था, कि बाद में ना उमा को ये प्रॉपर्टी तुम दे देना. तो ट्रस्ट पे किसने होल्ड की हुई है प्रॉपर्टी? जंग ने. ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ था कि भाई जब भी उमा की एक एज हो जाएगी या मेरी डेथ हो जाएगी तो प्रॉपर्टी उमा को दे देना. ठीक है, तो क्रिएटेड अ ट्रस्ट इन फेवर ऑफ उमा. ट्रस्टी कौन हो गया? जंग. आफ्टर मेजोरिटी उमा को प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी थी, बट जंग ने नहीं करी. अब कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ था? फादर और जंग में. ठीक है, अब उमा की, क्योंकि उसने सिर्फ एक ट्रस्ट के बेस पे प्रॉपर्टी होल्ड की हुई थी, प्रॉपर्टी जंग की नहीं थी, हमेशा उमा की थी, बस वो मेजोरिटी अटेन कर ले. जैसे कि हमने पढ़ा है अनबॉर्न बेबी के वाले केस में, बस फादर ने बोला जैसे वो मेजोरिटी अटेन कर लेगा तब उसको प्रॉपर्टी दे देना. तो उमा आके, क्योंकि उमा थर्ड पार्टी है, पर उमा ट्रस्ट वाली बात पे आके केस फाइल कर सकती. तो पहला एक्सेप्शन है जब कोई क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट होता है, तो हम क्या करते हैं कि बेनिफिशियरी है ना यहाँ पे वो पर्सन, तो बेनिफिशियरी वाले केस में वो बेनिफिशियरी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि इस प्रॉपर्टी का बेनिफिशियरी कौन है? उमा. अल्टीमेटली प्रॉपर्टी बेनिफिशियरी को जानी है, तो उमा आके सूट फाइल कर सकता है. ये प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पहला एक्सेप्शन. दूसरा है फैमिली सेटलमेंट. फैमिली सेटलमेंट में क्या होता है? फादर और मदर है, ये फादर की डेथ हो गई है, दिख रहा है, लेटे हो गए.
ठीक है। तो अब क्या होता है कि उसके 3 बेटे होते हैं, वो बोलते हैं कि हम अपनी मम्मी को हर महीने 50,000 रुपीज देंगे। ठीक है, अगर वो नहीं देते हैं, ठीक है, अगर वो नहीं देते हैं तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में था, तीनों भाइयों के बीच में, कि अपन 50,000 हर मंथ अपनी मम्मी को देंगे। तो वो मॉम जिसको पैसे मिलने चाहिए थे, क्योंकि ये फैमिली सेटलमेंट है, तो वो कोर्ट में आके बोल सकती है, और वो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शन में अपियर हो सकते हैं और बोल सकते हैं कि मेरा राइट है, मुझे वो 50,000 पर मंथ मिलते थे, अब वो लोग मुझे नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ओनली बिकॉज इट इज अ फैमिली सेटलमेंट। तो पहले हमने देख लिया ट्रस्ट और बेनिफिशियरी वाला, और फिर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ है, तीनों बेटों के बीच में, मदर के बीच में नहीं हुआ है। अपन मिलके मम्मी को 50,000 रुपए देंगे। ठीक है, ये मैंने 3 बेटे बनाए हैं ना, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, थर्ड है प्रोमिसर एंड स्ट्रेंजर प्रिविटी क्रिएटेड। अब इस केस में क्या होता है, देवराजा अदर्स वर्सेस, नहीं वो लेडी स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है ना। अब देखो इसमें क्या होता है, ए और बी है, मतलब देवराजा और रामकृष्णन है। ठीक है, तो ए ने प्रॉपर्टी दी थी बी को, कितने रुपए की, 50 लाख थी। ठीक है, और उसमें इसमें लिख नहीं सकती, तो तुमको डायग्राम से जो समझ आए। ठीक है, फिर बी ने उसको क्या दिया, अभी 30 लाख दी, और उसने बोला था ए स्टेट्स पे द पेंडिंग अमाउंट टू सी, यानी कि बचा कुचा 20 लाख किसको देना है, सी को देना है। बी पेज ओनली 5 lakhs टू सी एंड डजंट पे द अदर अमाउंट, नाउ सी कैन सूट टू द बी फॉर पेंडिंग अमाउंट। अभी क्या होता है कि प्रॉपर्टी बेचने के बाद कुछ कंसिडरेशन ए ने लिया और उसको क्लियरली स्टेट कर दिया, जो हमने देखा था उसमें लोन अमाउंट पे करने पूरा का पूरा पैसा बोला था, यहाँ पे हमने कुछ अमाउंट ऑफ द प्रॉपर्टी ले रखा है कंसिडरेशन, और बाकी का बोला है कि 20 लाख उसको दे देना। तो उसमें 5 लाख ही देता है वो, तो तब वो उस पे केस फाइल कर सकता है। इसमें होता है प्रोमिसर एंड स्ट्रेंजर। अभी हम इसके पॉइंट्स डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब तुम्हारे राइट मतलब तुम्हारे बुक में देखो पॉइंटर्स हैं प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के। पहला है देखो, अ बेनिफिशियरी अंडर एन अग्रीमेंट टू क्रिएट ट्रस्ट कैन स्यू अपॉन अग्रीमेंट, जो हमने फर्स्ट केस पढ़ा। फिर एन असाइनी अंडर एन असाइनमेंट मेड बाय द पार्टीज, ये हम अभी पढ़ेंगे। फिर फैमिली अरेंजमेंट्स एंड सेटलमेंट्स हमने पढ़ा। फिर इन केस ऑफ नॉलेजमेंट एक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटीज का एग्जाम्पल हम देखेंगे। और फिर प्रोमिसर इज बाय ओन स्टेप फ्रॉम डिनाइंग हिज लाइबिलिटी टू परफॉर्म, और व्हेन अ पर्सन मेक्स अ प्रॉमिस टू एन इंडिविजुअल फॉर बेनिफिट ऑफ द थर्ड पार्टी। पहला देखो, though not a party to it for the enforcement of the trust so that get the trust executed for his benefit। इसमें वो उमा वाला था, उसके बेनिफिट के लिए ट्रस्ट बना था। इसमें एग्जाम्पल दिया, इट वॉज हेल्ड बाय द मोमेंडियम लेडी sued her father-in-law to recover the arrears of allowances payable to her by him under agreement between him and her own father। यानी कि ये ए है, ये समझो हीरो है, ये हीरोइन है। ठीक है, इनकी शादी हुई थी। अब हीरोइन को जो पैसा मिलना था वो हीरो के पापा ने और हीरोइन के पापा ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था कि अपन इसको, इसकी लाइफस्टाइल अच्छी हो, मेंटेनेंस अच्छा हो इसकी मैरिज लाइफ में, तो हम इसको पेमेंट करेंगे। किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन दोनों के फादर के बीच में, तो ये थर्ड पार्टी हो गई। अब इसको अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो ये रिकवरी के लिए सूट फाइल कर सकती है फादर लॉ के अगेंस्ट, क्योंकि क्योंकि ये बेनिफिशियरी है उस अमाउंट की। ठीक है, कोई और को पैसा नहीं मिला था शादी से पहले, उसके बेनिफिट के लिए दो फादर ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, तभी तो वो सूट फाइल करने गई है ना, कि उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो वो सैविज नहीं, वो फैक्ट है। चलो ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट पॉइंट,
an assignee under an assignment made by the parties or by operation of law. In case of death or insolvency, can sue upon a contract for enforcement of his right, title and interest, but more normally the person for whose the benefit another has insured of his own life cannot sue on the policy because the nominee is not an असाइनी. अभी देखो क्या होता है, इसका सिंपल मतलब है कि एक कॉन्ट्रैक्ट किया था किसी ने, ए और बी ने, अब ए मर गया, ठीक है, तो क्योंकि कोई थर्ड पर्सन नहीं है, उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वो उस टाइम वो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन के लिए उस पर्सन को बोल सकता है कि प्लीज तुम ये चीज फुलफिल कर लो, नहीं तो मैं तुम्हारे अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता हूँ. तो डेथ और इंसॉल्वेंसी केस में हो गया. बस ये बोल रहे हैं जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, अब हमारे फादर्स लेते हैं हमारे लिए इंश्योरेंस पॉलिसी, हम होते हैं नॉमिनी. नॉमिनी पता है ना कि जिसके लिए, जिसको हम नॉमिनेट कर देते हैं, ठीक है. तो अब अभी पापा है तो पापा सब हैंडल कर रहे हैं, तो बीइंग नॉमिनी अभी आप इन्वॉल्व नहीं हो सकते उस कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि पापा ऑलरेडी सारी इंश्योरेंस पॉलिसी में साइनिंग अथॉरिटीज और आपका इंश्योरेंस का पैसा, पेमेंट इन रिटर्न जितना भी आना है वो सब वो हैंडल कर रहा है. बस इन केस ऑफ डेथ आप कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है, इन केस ऑफ डेथ हो सकता है, हाँ अगर नहीं है कोई तो, ठीक है. अब इन केस ऑफ फैमिली अरेंजमेंट और सेटलमेंट बिटवीन मेल मेंबर्स ऑफ हिंदू फैमिली, जैसे वो तीन भाइयों ने सेटलमेंट किया था कि अपने मॉम को हम पैसा देंगे और फिर वो लोग नहीं देते तो वो मदर आके सूट फाइल कर सकती है. प्रोवाइड फॉर द मेंटेनेंस और एक्सपेंसेस फॉर मैरिज ऑफ फीमेल मेंबर्स, द लेटर दो नॉट द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट possesses an actual benefit right in place of them in position of beneficiaries under the contract and can therefore sue. मतलब वो जो फीमेल मेंबर्स हैं ऑफ द फैमिली वो सूट फाइल कर सकती है अगेंस्ट मेल मेंबर्स, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में, सिर्फ मेल मेंबर्स के बीच में, ठीक है. In case of acknowledgement of liability, where A receives money from B for paying to C and admits C the receipt of that amount, then A constitute himself as an agent of C. जैसे कि क्या हुआ, उसमें 20 lakhs वो उसको बोलता है कि उसको दे देना, ठीक है. तो अभी इसमें भी ऐसे ही हो रहा है, A को कुछ पैसा मिला है किससे, B से, किसको देना है, C को. तो अगर A नहीं देता है, ठीक है, ए सी को नहीं देता है तो हम सूट फाइल कर सकते हैं, क्योंकि उसको मिला था किसको देने के लिए, सी को. यहाँ पे प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन बन गया. अब प्रिंसिपल एजेंट में क्या होता है, एजेंट कंप्लीटली परछाई होती है प्रिंसिपल की, ठीक है. भले सारे कॉन्सिक्वेंसेस प्रिंसिपल को हैंडल करने पड़ते हैं, पर हम एजेंट के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हैं, ठीक है. यहाँ पे एजेंट एक थर्ड पर्सन है, पर क्योंकि उसको एक आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि ये उसको पे कर देना, तो उसे करना चाहिए, तो उसने नहीं किया, तो हम उसी को सूट फाइल कर सकते हैं. Whenever the promisor is by his own conduct stopped from denying his liability to perform the promise, the person who is not a not a party to contract can sue upon it to make a promise sir liable. अब इसमें क्या हो रहा है कि जैसे ए ने बी से प्रॉमिस किया था, अब ए क्या कर रहा है, जानबूझ के अपनी लाइबिलिटी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है. जो भी उसने सामने वाले को देना था, जो उसने प्रॉमिस किया था, वो नहीं देने के बाद वो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है कि मैं वो नहीं दे रहा हूं और सामने वाला उस चीज के लिए लाइबल हो रहा है. तो इसमें एक पॉइंट डाल दिया उन्होंने कि अगर वो एक्नॉलेजमेंट ऑफ अपनी लाइबिलिटी नहीं करता है तो कोई भी पार्टी आके उसको बोल सकती है, सूट फाइल कर सकती है कि तुमने अपनी लाइबिलिटी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, सिर्फ वो एक्सेप्टेंस के लिए, ठीक है. कोई उसका उसमें कोई फेवर नहीं है, ठीक है. जो प्रॉमिसर है वो डिनाई कर रहा है अपनी लाइबिलिटी से, जैसे कि मैंने तुमने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें क्वेश्चन पेपर लाके दूंगी, 15th को तुम्हें देना है, तुमने एक्सेप्ट कर लिया था, 15th को मैं डिनाई कर रही हूँ कि मैंने तो ऐसा कोई ऑफर दिया ही नहीं, मेरी तो कोई लाइबिलिटी नहीं है. अब रक्षिता मैम आके मेरे खिलाफ सूट फाइल कर सकती है कि आपने प्रॉमिस किया था, आपने पेपर देना था, आपने नहीं दिया, ठीक है. In case where a person makes a promise to an individual for the benefit of third party, creates a charge on certain immovable property for the purpose, the third party can enforce the promise though he is a stranger to contract. अभी क्या हो रहा है, चार्ज क्रिएट हो रहा है. चार्ज कब क्रिएट होता है, हमने पढ़ा है बैंक के केस में. तो अब एक इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपने चार्ज क्रिएट किया है, ठीक है. अब आपने चार्ज क्रिएट किया, प्रॉपर्टी किसकी है, आपकी. आपने ऑलरेडी एक लोन लिया है बैंक से, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हुआ है, बैंक के साथ. अब जब वो प्रॉपर्टी आप बेचने जा रहे हो, तो थर्ड पर्सन जिसको बेच रहे हो, ठीक है, इसमें एग्जाम्पल देखो कैसा हो रहा है, क्रिएट अ चार्ज,
ए बी को इमूवेबल प्रॉपर्टी दे रहा है, ठीक है, प्रॉपर्टी दे रहा है। अब बी क्या कर रहा है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है, बी क्या कर रहा है, चार्ज क्रिएट कर रहा है, किससे, बैंक के साथ। अब प्रॉपर्टी का राइट किसका है, बी का है, कंफ्यूज हो गई, एक मिनट, यहां पे आता है चिंदी बैंक, ठीक है, ये थर्ड पार्टी है। पहले तुमने क्या किया, एक चार्ज क्रिएट किया, ठीक है, बैंक के साथ। अब जब प्रॉपर्टी पे ऑलरेडी चार्ज क्रिएटेड है और उसके बाद तुम सेल करने की बात कर रहे हो, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे यहाँ पे है पहला, और फिर बाद में सेकंड कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा यहाँ पे, ठीक है। तो जब तुमने चार्ज क्रिएट किया है और उस प्रॉपर्टी में तुमने पैसा डाल, मतलब उस प्रॉपर्टी के लिए तुमने लोन लिया हुआ है, वो तुम कहीं पे भी यूज कर रहे हो वो लोन, ठीक है। अब लोन तुम कहाँ यूज कर रहे हो, सपोज स्टॉक खरीदने के लिए, ठीक है। तो तुमने वो स्टॉक का तुम्हें 50 लाख देना था, इनिशियली तुमने उसको 10 लाख रुपए दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो थर्ड पार्टी यहाँ पे भी है, वो भी आके अपनी प्रॉपर्टी में राइट दिखा सकती है, इवन इफ उसमें चार्ज क्रिएटेड है। इसको हटा दो। एक बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, चार्ज पे रख दी प्रॉपर्टी, बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, प्रॉपर्टी अभी किसके पास है, चार्ज के पास। चार्ज में होता है पोजेशन, नहीं होता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी का कुछ भी यूज हो सकता है, इसलिए मैंने वो बेचने वाला चीज एग्जाम्पल दी थी, ठीक है, वो छोड़ दो। अभी तुमने क्या किया, बी के साथ बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब तुमने स्टॉक खरीदा, स्टॉक खरीदा, लोन मिला है, तो लोन तुम्हें 50, स्टॉक का तुम्हें 50 लाख रुपीज देना था, वो ना देके तुमने कितना दिया है उसको, 10 लाख रुपीज। अभी भी 40 लाख रुपीज देने हैं, तो तुम उससे मांगने गए 40 लाख, वो बोल रहा है मेरे पास नहीं है, उसके पास प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अब वो अगर उसको बोलता है कि भाई तो मेरी प्रॉपर्टी से पैसा निकलवा लो, बैंक के पास रखिए, चार्ज क्रिएटेड है उसमें, मॉर्गेज नहीं, चार्ज क्रिएटेड है, तो ये थर्ड पार्टी इसको सूट फाइल कर सकती है कि मुझे पता है इसके पास एक प्रॉपर्टी है जिसमें इसका कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ है, बी के, बैंक के साथ, बैंक का राइट है अभी चार्ज प्रॉपर्टी में, तो वो सूट फाइल कर सकता है कि भाई मेरे को इस प्रॉपर्टी से पैसा निकलवा के दो, क्योंकि जब वो सिर्फ स्टॉक ले रहा था तो वो ऑन बिहाफ ऑफ अपने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से ले रहा था, ठीक है। अब आता है काइंड्स ऑफ कंसिडरेशन, एग्जीक्यूटरी, एग्जीक्यूटेड और पास्ट। क्या लगता है तुमको, प्रेजेंट तो तुमको पता है कंसिडरेशन चल रहा है, और पास्ट पहले का कैसे होगा, एग्जीक्यूटरी मतलब फ्यूचर। तो अभी क्या होता है, फ्यूचर में कैसा होता है कि जैसे हमारी बिल्डिंग बनने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, बिल्डिंग बनने का कॉन्ट्रैक्ट तुरंत नहीं है, जैसे बिल्डिंग बनने का कॉन्ट्रैक्ट है, अब फ्यूचर में बेचेंगे प्रॉपर्टी, फ्लैट देंगे और फिर आप मुझे कंसिडरेशन को, ये हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि फ्यूचर में हम एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और अभी हाल फिलहाल एडवांस लिया, वो हमारा एक कंसिडरेशन हो गया। अब प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट में तुरंत तुरंत प्रॉपर्टी ली, पैसा लिया, हो गया। अब पास्ट मीन्स अब पास्ट एक्ट और फॉरबियंस, पास्ट कंसिडरेशन यानी, हिंदी में मुझे मत बताओ, कुछ एग्जाम्पल बताओ। एडवांस वाली चीज यहाँ पे नहीं है, इसलिए मत कंफ्यूज होना। आपने ना काम पहले कर दिया है, जैसे एग्जाम्पल मैंने बनाया है, बता रही हूँ क्या, ये दिख रहा है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। पास्ट में ये तुम बना लेना अपने में, कंसिडरेशन इज रिसीव्ड बिफोर द डेट ऑफ प्रॉमिस। पास्ट कंसिडरेशन में क्या होता है, ये एक एक्सेप्शन ही है कि आपको प्रॉमिस से पहले ही कंसिडरेशन मिल जाता है, जैसे बेबी केयर होते हैं, बेबी सिटर्स होते हैं, ठीक है। तो अब जनरली क्या होता है, मैंने एक केस देखा था, ए लुक्स आफ्टर अ चिल्ड्रन ऑफ बी, ठीक है। तो ए क्या करती है, बी के बच्चों को ध्यान रखती है, बी पेड टू ए 6,000, सर्विस इज टेकिंग एज अ पास्ट कंसिडरेशन। अभी क्या हो रहा है कि आपने बच्चे का ख्याल रखा, उसके बाद जो आपने ख्याल रखा था उसका कंसिडरेशन 6,000 रुपए, ठीक है। अब प्रेजेंट कंसिडरेशन यानी ए सेल्स डिलीवर्स टू बी द अमाउंट गिव्स, मतलब अमाउंट, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, बी ने कोई प्रॉपर्टी डिलीवर कर दी ए को, और ए ने उस चीज का अमाउंट दे दिया तुरंत तुरंत। और फ्यूचर में क्या होता है, कंसिडरेशन मूव टू अ फ्यूचर डेट,
बी ने अग्री किया है कि मैं तुम्हें कमिंग मंथ में इतना अमाउंट का, इतना क्वांटिटी का स्टॉक सप्लाई करूंगा, तो इसमें आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है। कंसिडरेशन आपको अभी मिल गया, एडवांस में मिल जाता है, ये चीज बस पास्ट वाले में कंफ्यूजन होता है, पास्ट वाले को एडवांस से रिलेट मत करना। इसमें क्या होता है, बस आपकी साइड से कंसिडरेशन, कंसिडरेशन हमने क्या पढ़ा है, पैसा और कोई एक्टिविटी, ठीक है, फ्रॉम डूइंग और डूइंग समथिंग, तो वो एक्टिविटी पहले हो जाती है और वो जो पैसा है वो आपको बाद में मिलता है, कि वो जो एक्टिविटी आपने की थी ना उसका पैसा। तो प्रॉमिस आपने बाद में किया, पर उसका जो कंसिडरेशन था इन रिटर्न, जैसे हमारा एग्जाम्पल है, तुमने मेरे को मेरे ऑफर देने से पहले खुद से ही स्मार्टली टेस्ट पेपर दे दिया, ठीक है, तुमने बात कर ली वहां पे और फिर पहले ही टेस्ट पेपर दे दिया, ये हो गया पास्ट कंसिडरेशन। तुम्हारी साइड से कंसिडरेशन क्या था, पेपर रिटर्न में लिख के दोगे, मेरे साइड से क्या था, क्वेश्चन पेपर दूंगी। अब मैंने उसके बाद तुम्हें उसके आंसर चेक करके या इन रिटर्न तुम्हें बेटर क्वेश्चन पेपर दिया हो, वो बाद में दिया है मैंने तुम्हें, उसके रिवॉर्ड्स जो भी होंगे तुम्हारे टेस्ट पेपर लिखने के, जो हमारे बीच में एक प्रॉमिस हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अगर आपने सर्विस ही पहले कर दी और फिर उसका कंसिडरेशन मैं आपको बाद में दे रही हूँ, उसको हम बोलते हैं पास्ट कंसिडरेशन, ठीक है। लिख लो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, वहां लिखा हुआ है ना, तो एग्जीक्यूटरी है, पहले तुम्हारे में फ्यूचर लिखा है, तो फ्यूचर में लिख लो कंसिडरेशन मूव टू अ फ्यूचर डेट। वहीं पे लिखा है ना एग्जीक्यूटर एग्जीक्यूटरी, तो उसमें लिख दो फ्यूचर का, फ्यूचर वाले में जो एग्जीक्यूट फ्यूचर कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन मूव टू अ फ्यूचर डेट। फिर तुम्हारे बीच में प्रेजेंट लिखा है, कंसिडरेशन मूव साइमल्टेनियसली विद द प्रॉमिस, और पास्ट वाले में लिख लो कंसिडरेशन इज रिसीव्ड बिफोर द डेट ऑफ प्रॉमिस। फ्यूचर, जैसे कि हमने अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, अब क्या होता है कि मैंने आपको बोला है कि मैं आपको इतना गुड स्टॉक आपको सप्लाई कर रही हूँ आज, आपने बोल दिया ठीक है मैं इसका पैसा आपको 3 महीने बाद दूंगी, तो कंसिडरेशन फ्यूचर हो गया ना, जो आपके साइड से आना है, पैसा जो आना है। पास्ट में इस पैसे की कोई बात नहीं हुई है, प्रॉमिस के पहले ही कंसिडरेशन हो गया, अभी हमारी बात हुई है कि मैं आपको स्टॉक सप्लाई कर रही हूँ, आप बोल रहे हो कि ठीक है अभी नहीं 2 महीने बाद करो, मैं आपको पैसा भी 2 महीने बाद दे दूंगी, ये हमारा कंसिडरेशन मूव हो गया फ्यूचर डेट में। और पास्ट में क्या हो गया, आपने सर्विसेज दे रखी है मेरे को, अब मैं आके आपको पैसा दे रही हूँ। देखो म्यूचुअल प्रॉमिस होता है, ये हो गया। हाँ, बीच वाले में तो तुरंत तुरंत हो रहा है, वही मैं रीड ही तो कर रही, तुम लोग लिखो ना, इसको मत देखो, पास्ट में लिखो कंसिडरेशन इज रिसीव्ड बिफोर द डेट ऑफ प्रॉमिस। मैं फिर से बता रही हूँ, देखो पास्ट में कैसा हो रहा है कि मेरे मतलब ए के बच्चों का ख्याल बी रख के गया, ठीक है, अब उसने यूं ही रख के गया था, ठीक है, हमारे बीच में कोई बात नहीं हुई थी, कोई हमारे बीच में ऑफर नहीं था, पर जस्ट बिकॉज वो अब मैंने उसको कंसिडरेशन दे दिया, वो ऑफर बन गया, उसकी साइड से एक्सेप्टेंस हो गया और मैंने उसको कंसिडरेशन बाद में दिया, लेकिन जो मैंने कंसिडरेशन दिया तुमको लग रहा है कि यार 6,000 तो आज दे रहे, पर उसने जो इन रिटर्न मुझे कंसिडरेशन दिया था, जो उसका म्यूचुअल हमारे बीच में प्रॉमिस होना चाहिए था, वो उसने मुझे बहुत पहले दे दिया था। और फ्यूचर में क्या होता है, दोनों चीजें फ्यूचर में हो रही है, आपको स्टॉक भी 2 महीने में सप्लाई होगा, आप उसका पैसा भी फ्यूचर में दोगे। प्रेजेंट में क्या हो रहा है, आप अभी स्टॉक ले रहे हो और अभी पैसा दे रहे हो, पास में एक कंसिडरेशन पहले मिल जाता है। कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, हम टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ कंसिडरेशन देख रहे हैं।
तो कॉन्ट्रैक्ट तो ये बाद में बनेगा, अभी हम जब वो पढ़ेंगे ना वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल अग्रीमेंट्स, फिर इनका ही कॉन्ट्रैक्ट्स, तब और ऐसे क्वेश्चन है। चलो यहाँ पे लिखा है कंसिडरेशन में भी, कितना कहां तक लिखा है कंसिडरेशन? अभी कौन सा पहले बताओ, पहले तुम्हारे में कौन सा लिखा है? फ्यूचर। तो लिखो कंसिडरेशन मूव टू अ फ्यूचर डेट, आगे वाले में लिख दो ना, कंसिडरेशन इज मूव टू अ फ्यूचर डेट। प्रेजेंट में कंसिडरेशन मूव साइमल्टेनियसली, मूव टू अ फ्यूचर डेट, और प्रेजेंट में कंसिडरेशन मूव साइमल्टेनियसली। और पास्ट में कंसिडरेशन इज रिसीव्ड बिफोर द डेट ऑफ प्रॉमिस, प्रेजेंट में साइमल्टेनियसली लिखना है, मैं बता रही हूं, लिखो चिल्ड्रन ऑफ ए, हाँ, बी डैश पास्ट में, डैश बी टेक्स केयर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए, later, comma, B takes care of children of A, later, comma, A pays 6,000 rupees to B. अब जो अब तुमने लिखा ना वहां नीचे नीचे एग्जीक्यूटरी और ये सब, नीचे कंसिडरेशन में भी वही लिखा हुआ है, ठीक है, सेम चीज लिखी है जो अभी तुम लोगों ने लिखी। अब आ जाओ रूल्स गवर्निंग कंसिडरेशन। कंसिडरेशन के रूल्स कैसे होंगे? वही सिंपल, क्लियर और डिफाइंड, सर्टेन होना चाहिए, ठीक है। तो एवरी सिंपल कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी सपोर्टेड बाय वैल्यूएबल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन में भी एन एक्ट एब्सटेन्स और प्रॉमिस, मतलब कंसिडरेशन में आप कोई काम नहीं भी करोगे या फिर कोई काम करोगे, तो दोनों साइड देयर मस्ट बी म्यूचुअलिटी, ईच पार्टर मस्ट डू और अग्री टू डू समथिंग, तो दोनों कुछ ना कुछ करते हैं। उसके बाद कंसिडरेशन मस्ट बी रियल, नॉट वेग, इंडेफिनाइट और इल्यूजनरी, ऐसी कोई इमेजिनरी बातें नहीं होनी चाहिए। फिर ऑल्दो कंसिडरेशन मस्ट हैव सम वैल्यू, इट नीड नॉट टू बी एडवोकेट। तो अब क्या होता है कि कुछ ना कुछ तो इन रिटर्न होना ही चाहिए ना। अब जैसे मैंने तुमने कोई सर्विसेज देनी है तो उसकी एडवोकेसी आप कैसे कंपेयर करोगे ना, तो बस कुछ ना कुछ वैल्यू का कोई भी चीज दोनों साइड से होनी चाहिए। कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल, कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग मोर देन द प्रॉमिस इज ऑलरेडी बाउंड टू डू फॉर द प्रॉमिसर, ठीक है। When consideration is not necessary, हालांकि हमने बोला ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कंसिडरेशन नहीं होता है वो, हमने सबसे पहला एसेंशियल पढ़ा है वो लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, तो अगर कंसिडरेशन नहीं हुआ तो वॉइड होता है। लेकिन कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स है जिसमें बिना कंसिडरेशन के भी वो कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड होते, जैसे कि गिफ्ट तुमने बोला, ठीक है। इसके क्या एक्सेप्शंस हैं? एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड, ये पढ़ा है, इसमें से तुम लोगों को केस लॉ आता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। सबसे पहले इट इज एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड एंड इज मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन द पार्टी स्टैंडिंग इन नियर रिलेशन टू ईच अदर। नियर रिलेशन मतलब क्लोज रिलेशन। तो सबसे पहला है गिफ्ट, साइड में लिख दो गिफ्ट। तो गिफ्ट अगर होता है तो उसको हम वैलिड अग्रीमेंट्स बोलते हैं। क्या हो रहा है? किसको? If it is made to compensate a person who has already done something voluntary for the
promiser or done something which the promiser was legally compelled to। इसका बहुत सिंपल एग्जांपल है, इसका मतलब समझ आ रहा है, वॉलंटरीली कोई आके आपके लिए कर रहा है, ठीक है, तो उसको भी हम वैलिड अग्रीमेंट बोलते हैं, क्योंकि इन रिटर्न कंसिडरेशन नहीं है। जैसे क्या हो रहा है, एक घर है, यस, उसमें आग लग गई, ठीक है, अब कोई रैंडम पर्सन आके इसके घर की हेल्प कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वॉलंटरी कर रहा है। यहाँ पे वो प्रॉमिसर बन गए कि मैं इस आग को बुझा के दूंगा फटाफट। इसके इन रिटर्न अगर ये कुछ नहीं मांगता है कंसिडरेशन में भी, तो भी ये वैलिड अग्रीमेंट कहेगा, क्योंकि उसने वॉलंटरी किया। अब इसके बाद इसको कौन कॉम्पनसेट दे नहीं दे चलेगा, क्योंकि तुम खुद से आए थे मेरी हेल्प करने, ठीक है। वो बाद में ये नहीं बोलेगा कि मुझे इस चीज का कॉम्पनसेशन चाहिए। हाँ, ये हमने वो जो फिर उसको देना पड़ेगा कॉम्पनसेशन। If it is a promise in writing and signed by a person to be charged therewith or by his agent to pay debt debarred by law of limitation। अब क्या हुआ, बहुत सिंपल, ए और बी के बीच में प्रॉमिस हुआ था कि ए बी को 50 लाख रुपीस पे करेगा, क्योंकि उसने लोन लिया हुआ था। अब उसने उसको वो पे नहीं किया, 3 साल तक का टाइम होता है कि तब आप कर सकते हो। आप सूट फाइल करने के लिए आपके पास 3 साल का टाइम होता है। आपने कोर्ट में सूट फाइल नहीं किया, पर वो रैंडमली आया आपको, अब वो खत्म हो गया मैटर, आप सूट भी नहीं फाइल कर पाए, आपको 50 लाख रुपए भी नहीं मिल पाए। अब रैंडमली वो आया, आपको 50 लाख रुपए दे रहा है, तो जरूरी नहीं आपको इन रिटर्न उसको कुछ देना है। ये भी एक वैलिड अग्रीमेंट होगा, क्योंकि एक ही साइड से कंसिडरेशन है, क्योंकि टाइम बार खत्म हो चुका है, अब वो वॉलंटरीली आया है आपको पैसे देने के लिए। Besides, according to section 185 of Indian contract, consideration is not required to create an एजेंसी, यानी प्रिंसिपल एजेंट के जब रिलेशन होते हैं। अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉई है, वो एक सर्विसेज देता है, एक उसको पैसा देता है। कई बार एजेंट प्रिंसिपल के लिए कुछ भी ऐसा करता है जिसके लिए वो कंसिडरेशन नहीं लेते हैं, ठीक है, तो तभी भी उनके बीच का वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। और 185 हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इन केस ऑफ, हाँ, थर्ड वाला डिबार्ड वाला देख, डिबार्ड वाला ही ना, है ना, डेट बार्ड हो गया ना। ए ने बी को लोन दिया है, कितने का, 50 लाख, अभी 50,000 समझो, ठीक है। इसमें कुछ इंटरेस्ट भी इंक्लूड होता है, 12%, 10%, जितना भी ले लो। अब क्या होता है, इसने इसको बोला था भाई मैं तुझे ये लोन 1 साल में वापस दे दूंगा, ठीक है, उसने नहीं दिया 1 साल में उसको वापस। अब 1 साल के बाद आपका टाइम लिमिटेशन चालू हो जाता है कि आप 3 साल तक कोर्ट केस फाइल कर सकते हो। तो 3 साल तक ये सो रहा था, ठीक है, ये सोता रहा, आएंगे आएंगे आएंगे, पैसे आते रहेंगे, इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, बढ़िया, ठीक है। 3 साल बाद ये उठ गया, ये गया एडवोकेट के पास, भैया मेरे एक पैसे रह गए 20 से 50,000 रुपए, और उसमें कुछ इंटरेस्ट भी दिलवा दो। उसमें कितने टाइम पहले हो गया, तो वो तो बहुत 3-4 साल पहले की बात थी, कैलकुलेट किया तो वो 4 इयर्स की पहले की बात थी, ठीक है। 3 साल तुम्हारा टाइम बार हो गया, प्लस 1 साल और हो गया, तुमने कोर्ट केस फाइल नहीं किया। ये 1 साल में इसमें काउंट नहीं करी, क्योंकि 1 साल तो टाइम पीरियड था उसको पे ऑफ करने का। अब वो कोर्ट केस भी फाइल नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसने लोन इसको दिया था और इसने इसको प्रॉमिस किया था कि मैं 1 साल में बात करूंगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट अब वैलिड नहीं रहा। टाइम पीरियड 1 साल में ही खत्म हो गया, उसके बाद लिमिटेशन टाइम भी खत्म हो गया। अब भी वॉलेंटरली इसको वो पैसा देने आया है, ठीक है। इसके साइड से कोई कंसिडरेशन है नहीं है, बहुत पहले था वो, तो लिमिटेशन भी खत्म हो गया। तो ये जो अग्रीमेंट है ना, जो ये इसको पैसे देने आए, ये अग्रीमेंट वैलिड है, ठीक है। In case of gift actually made, no consideration is necessary. There need not be nearness of relation, even if it is. There need not be any natural love or affection between them. अब तुम लोग मेरे नियर रिलेशंस में नहीं कवर होते हो, ठीक है। मैं तुम लोगों को भी गिफ्ट दे सकती हूँ, इसके बिहाफ में तुमसे कंसिडरेशन नहीं लूंगी, तो हमारे तभी भी एक वैलिड अग्रीमेंट वो कहलाएगा। पहला वाला नियरनेस था, लास्ट वाला नियरनेस नहीं है। रैंडमली आप किसी को गिफ्ट देते हो, वो आपके रिलेशंस में नहीं आता है, भले वो आउट ऑफ नेचुरल लव अफेक्शन नहीं हो, जैसे हम डोनेशंस देते हैं,
बहुत क्लियर कट एग्जाम्पल है इसका डोनेशन। तो डोनेशंस में आप किसी पर्सन को प्रॉमिस करते हो कि हम आपके ट्रस्ट में या फिर आपके इसमें हम डोनेशन देंगे, तो आप डोनेशन दे दो, उन रिटर्न आप कंसिडरेशन मत लो, तो भी ये एक वैलिड अग्रीमेंट है। तो पहला हो गया गिफ्ट, दूसरा हो गया वॉलेंटरीली, ठीक है, तीसरा हो गया टाइम खत्म हो गया है, थर्ड हो गया प्रिंसिपल एजेंट, और लास्ट हो गया डोनेशन। नीचे देखो इलस्ट्रेशंस दिए हैं। हाँ बस, ए फॉर नेचुरल लव एंड अफेक्शन प्रॉमिस टू गिव हिज सन 10,000, ठीक है, ए पुट हिज प्रॉमिस टू बी इनटू राइटिंग एंड रजिस्टर्ड, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ए रजिस्टर्ड अग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, अब यहाँ पे रजिस्टर्ड अग्रीमेंट आ रहा है हस्बैंड वाइफ के बीच में, टू पे हिज अर्निंग टू हर इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब वो अपनी अर्निंग्स का कुछ पार्ट अपनी वाइफ को देगा, इन्होंने एक रजिस्टर्ड अग्रीमेंट किया है, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या वाइफ उसको इन रिटर्न कुछ दे रही है? नहीं दे रही है, और इनके नियर रिलेशन लव एंड अफेक्शन में कवर होता है। बट वेयर अ हस्बैंड बाय रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट आफ्टर रेफरिंग टू क्वारल्स एंड डिसएग्रीमेंट्स, यानी जितने भी उनके झगड़े होते हैं, ठीक है, बिटवीन हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ, प्रॉमिस टू पे हिज वाइफ अ सम ऑफ मनी फॉर हर मेंटेनेंस एंड सेपरेट रेसिडेंस, मतलब मैं तुम्हें दूसरा घर भी दूंगा और तुम्हें मेंटेनेंस भी दूंगा, जब उनके बीच में झगड़े हो जाते हैं। इट वॉज हेल्ड दैट द प्रॉमिस वॉज अनएनफोर्सेबल एज इट वॉज नॉट मेड फॉर लव एंड अफेक्शन। अभी क्या हुआ, नियरनेस रिलेशन है, पर आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन नहीं आया, डिसएग्रीमेंट्स में थे, और उन्होंने बोला मैं आपको मेंटेनेंस और क्या दूंगा, घर दूंगा, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कवर हो जाता है, वो सूट फाइल कर सकती है। बस ये डिक्लेयर किया है कि वो आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन नहीं है। ग्रेटिट्यूड मतलब पढ़ाई किया तुम लोगों ने? अभी तक तो सब आ रहा था तुम लोगों को। अनफोर्सेबल मतलब कि यार उसने, उनके बीच में डिसएग्रीमेंट्स थे। अब ये बट वेयर दूसरा एग्जाम्पल ऊपर वाले से लिंक करके इन्होंने लिख दिया। फर्स्ट वाले में क्या हो रहा था, वो क्लियरली बोलता मैं अपनी अर्निंग्स का तुम्हें इतना पैसा दूंगा। सेकंड वाले में बट जब उनके बीच में डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, तब वो पर्सन आके बोल रहा है कि मैं तुम्हें इतना दूंगा। ये अनफोर्सेबल है क्योंकि वाइफ अग्री नहीं कर रही है हर चीज पे, ठीक है, वो बोल रहा है मैं इतना मेंटेनेंस दूंगा, मैं इतना दूंगा, क्योंकि हमारे बीच में बहुत डिसएग्रीमेंट्स है। तो इस चीज में एक पर्सन तो अपने साइड से बोल रहा है, दूसरा पर्सन जरूरी नहीं है कि एक्सेप्ट कर रहा हो उस चीज को, ठीक है। ग्रेचुइटियस मतलब ओन विश, ब्रेक ले लो, चलो तुमको लेके जाऊंगी। ग्रेटिट्यूड मतलब अपनी इच्छा से, कोई ओन विश से अगर कोई कुछ देना चाहता है या करना चाहता है, तो उसको भी हम कॉन्ट्रैक्ट में कवर करते हैं। तो कैसे वो एनफोर्स होता है? अ gratuitous promise to subscribe to a charitable cause cannot be enforced, but if the promisee is put to some detriment as a result of acting on faith of the promise, and the promiser knew that the purpose and also knew that on the faith of subscription and obligation might be incurred, the promiser would be bound to promise। बहुत सारा promise 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 ही इसका एग्जाम्पल देखो। x और y है, y ने लोन मांगा है, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो रहा है? एस बोल रहा है कि भाई तू वाई को लोन दे दे, मैं इसकी गारंटी लेता हूं, ये रीपेमेंट नहीं करेगा तो मैं खड़ा हूं। तो उसके रिस्क, जो डेट्रीमेंट वर्ड यूज हो रहा है ना, तो उसके रिस्क ऑफ डैमेज की गारंटी कौन ले रहा है? एस। तो एस यहाँ पे है प्रोमिसर, और वो प्रॉमिस किससे कर रहा है? प्रोमिसी से। तो कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में हो रहा है, ये इसको गारंटी दे रहा है, और बदले में कंसिडरेशन में क्या दे रहा है? वाई को लोन दे रहा है, ठीक है। एस और वाई हैं, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। क्या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? कि भाई तू वाई को लोन दे दे, वो तेरे को रीपे करेगा, उसकी गारंटी मैं देता हूं। तो प्रॉमिस किसने किया है? एस ने जो ऑफर किया है ना, उसको हम बोल रहे हैं प्रॉमिसर, कि मैं पहले स्टार्ट करता हूं कि मैं तेरे को गारंटी देता हूं, तू उसको लोन देगा तो मैं तुझे उसका रीपेमेंट दूंगा, अगर उसने नहीं दिया तो। और एक्स इन रिटर्न क्या दे रहा है? वाई को लोन दे रहा है। तो ये जो इसके साइड से है ना, ये ग्रेटिट्यूस है, अपनी ओन विश से आके वाई के लिए वो कर रहा है, ठीक है। गारंटी तो बहुत लास्ट में है।
थोड़ा इसमें डेप्थ में है तुम लोगों को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। अभी ये एग्जाम्पल यही वाला है, जो एग्जाम्पल है ना एक्स वाई रिक्वेस्ट, ये तुम ऐसा बना लो अपनी बुक में, ठीक है। थोड़ा जल्दी, 10 सेकेंड्स है तुम्हारे पास। 10, 9, 8, बना लिया? 3 सेकेंड में भी बना सकते हैं अपने क्लास में। एक्स प्रॉमिस ही समझाया ना अभी दिशा, सिर्फ कॉपी करना है। गारंटी ऑफ रीपेमेंट लिखा है वो, ठीक है। हो गया? 5, 4, 3, इसको कितनी मजा आ रही है ना। अब इसके बाद है टर्म्स मस्ट बी सर्टेन। जो भी कॉन्ट्रैक्ट में बातें होती है वो क्या होनी चाहिए? सर्टेन होनी चाहिए, म्यूचुअली अग्रीड होनी चाहिए दोनों पार्टीज के बीच में, ठीक है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट आज तुम कर रहे हो कि हम आगे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये वॉइड, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आप सिर्फ ये बोल रहे हो कि आगे चल के अपन कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और सामने वाला अग्री कर रहा है, तो इसको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलते। तो यही टर्म्स मस्ट बी सर्टेन, आपकी टर्म्स होनी चाहिए। ये टर्म नहीं है कि हम आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये सर्टेन टर्म नहीं है। इसको रीड लिखो, पढ़ लेना, ठीक है। अब आ जाओ फ्लॉज इन कॉन्ट्रैक्ट। सब तुमको पता है इसमें क्या क्या है। There may be the circumstances under which a contract made these rules still be bad because there is a flaw, vice और error everywhere। तो हो सकता है कोई error हो, कैसे उनको फिर कैसे वो voidable बनते हैं। अच्छा, flaws in contract exactly कौन कौन से हैं? Misrepresentation, undue influence, coercion, illegality, mistake, फ्रॉड है, इनकैपेसिटी, ये सारे, ठीक है। चलो, फर्स्टली द अग्रीमेंट में बी ट्रीटेड एज नो इफेक्ट एंड इट व्हेन बी नोन एज void agreement। कब होगा वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। सेकेंडली द लॉ में गिव द पार्टी अग्रीव द ऑप्शन ऑफ गेटिंग आउट ऑफ हिज बार्गेन, द कॉन्ट्रैक्ट इज देन voidable। जब कोई इफेक्ट नहीं हो सकता है तो उसको हम और जब ऑप्शन होता है कि उसको ठीक कर सकते हो या रिजेक्ट कर सकते हो तो उसको voidable। Thirdly, the party at fault may be compelled to pay the damages to the other party जब आप illegal agreements करते हो। पहला है void agreement, फिर है voidable contract और फिर है illegal agreements। इनके डिफरेंसेस मैं शेयर कर दूंगी। मुझे बताओ void agreements, voidable contracts और illegal agreements। अभी यहाँ पे void contracts नहीं क्योंकि वो आगे दिया हुआ है। void agreement क्या हुआ? इसमें कुछ इलीगल चीज नहीं है, ठीक है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट यानी वैलिड भी कर सकते हैं और फिर इलीगल अग्रीमेंट्स जब आपने कोई जो क्रिमिनल्स में कवर हो जाता है। परफेक्ट, ठीक है। अवॉइड अग्रीमेंट इज वन विच डेस्टिट्यूट ऑल लीगल इफेक्ट्स, मतलब उसमें है इट कैन नॉट बी एनफोर्स एंड कन्फर्स नो राइट ऑन ईदर पार्टी, इट इज रियली नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल। इज ऑल मतलब कि अगर अग्रीमेंट है ऑफर एक्सेप्टेंस, ठीक है, तो आपके एक्सेप्टेंस नहीं आया
या फिर फुलफिल नहीं हुआ तो वो वॉइड हो जाएगा, इसमें और कुछ बड़ी बात नहीं है। फिर आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि मैंने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, उसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस है। अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी मैं किसी को जोर जबरदस्ती किसी पार्टी को इन्फ्लुएंस कर रही हूँ कि ये काम करना है। अब जब उसको वो पता चलता है तो उसके पास ऑप्शन है कि वो अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सेप्ट करके कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर ले या फिर वो उस चीज को रिजेक्ट करके वॉइड कर दे, ठीक है। तो वो क्या हो जाते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। वॉइडेबल अग्रीमेंट कुछ नहीं है, ठीक है, हमने वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट समझा है। उसके बाद फिर इलीगल अग्रीमेंट्स। इलीगल अग्रीमेंट्स में क्या होता है, जो लॉ प्रोहिबिट्स द अग्रीमेंट मेड विद अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। इनके डिफरेंसेस आ सकता है तो हम डिफरेंसेस पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, अब चीफ फ्लॉज क्या है, तुमको पता है इनकैपेसिटी क्या होता है, लुनैटिक्स, माइनर और अनसाउंड माइंड। ये लिखा है माइनर लुनैटिक्स या पर्सनल डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ और विद, क्या हो गया, सेक्शन 11। फिर आता है मिस्टेक। मिस्टेक में दो चीजें, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ, ये पढ़ा है तुम लोगों ने, दो चीजें आती है इसमें। मिस्टेक ऑफ लॉ होता है एक इंडियन लॉ और एक इंग्लिश लॉ, फॉरेन लॉ। अगर आपको फॉरेन लॉ पता ही नहीं है तो आप बोल सकते हो कि भाई हमको पता ही नहीं था ये वैलिड है। और एक इंडियन लॉ होता है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सारे इंडियंस को उस लॉ का बारे में पता है, आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस आपकी फॉरेन में इंक्लूड हो रही है। अब यहाँ पे मेरी कंपनी है, यहाँ पे सब्सिडरी फॉरेन में खोल रही हूँ, तो मेरे को वहां से भी कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो मुझे वहां फॉरेन लॉ भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा और इंडियन लॉ भी। तो फॉरेन लॉ के लिए वो मुझे सूट फाइल नहीं कर सकता ये बोल के, तो मैं बोल सकती हूँ उस टाइम अगर किसी ने सूट फाइल किया तो मैं बोल सकती हूँ कि फॉरेन लॉ था मुझे आइडिया नहीं है, तो वहां में बच जाता, ठीक है। ऐसी मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है, आगे समझेंगे। एक होता है मिस रिप्रेजेंटेशन, एक होता है इनोसेंट और एक विलफुल। इसमें भी दो टाइप है। इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन यानी गुड फेथ में किया था, गलती से ऐसा हो गया, मुझे पता ही नहीं था कि स्टॉक में डिफॉल्ट है या फिर कम क्वांटिटी का स्टॉक तुमको पहुंच गया है, तो वो इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन है, जब उसकी कोई इतनी गलती नहीं होती है। एक्चुअली गलती होती है पर इनोसेंट होती है, मतलब गुड फेथ में मैंने किया था, मुझे पता नहीं था, ठीक है। और एक विलफुल होती है, जानबूझ के आप ऐसे रिप्रेजेंटेशंस करते हो कि सामने वाले का गलत हो, तब कॉन्ट्रैक्ट में फ्लॉ आ जाता है। फिर एक होता है फ्रॉड, ठीक है, कोई आपके साथ गलत करने की कोशिश कर रहा है, झूठ बोल रहा है कि प्रॉपर्टी है और बेच रहा है और अल्टीमेटली कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये फ्रॉड है। फिर बाद में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाते हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस, डोमिनेंस जब आप करते हो, ठीक है, कोऑर्जन में जब आप थ्रेटनिंग करते हो किसी को। और फिर इलीगैलिटी और इम्पॉसिबिलिटी। इलीगैलिटी यानी इलीगल चीजें करोगे जो लॉ प्रोहिबिट करता है, और फिर इम्पॉसिबिलिटी ऐसे एक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करने को बोल रहे हो जो इम्पॉसिबल है। तो ये चीफ फ्लॉज इन कॉन्ट्रैक्ट है। तुम एक काम करो, ये यहां से लेकर फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट चीफ लॉ क्या है, इनकैपेसिटी, उसमें तुम्हें पता है माइनर, लुनैटिक्स और पर्सनल डिस्क्वालिफाइड। तो माइनर सबको पता है जो 18 से छोटे, लुनैटिक्स में फीवर है किसी को या ड्रंक पर्सन है, ठीक है। और पर्सन डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्टैक्टिंग में अनसाउंड माइंड और वो सब कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हें रीड करके आना है माइनर वाला पूरा पॉइंट। लुनैटिक अग्रीमेंट्स में वही लिखा है, ड्रंकन पर्सन, फीवरिश पर्सन, मतलब ये हमें आगे के लिए काम आएगा, होमवर्क में रीड करना है, ठीक है। लर्निंग है वैसे वो तुम्हारे लिए, बाकी होमवर्क में इसके एग्जाम्पल्स ही पूछते हैं, जितने हम एग्जाम्पल्स देख रहे हैं ना, डायरेक्ट क्वेश्चन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अभी तक नहीं है। तो हम वैसे ही याद करें कि हमें प्रोविजन सारे याद हो, केस लॉ है तो भी बन जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन है तो भी बन जाए। फिर पर्सन डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट में एलियन एनिमीज, फॉरेन सोवरेन्स एंड एम्बेसडर्स, और फिर प्रोफेशनल पर्सन। ये तुम एक बार रीड करके आना। कॉर्पोरेशंस, कॉर्पोरेशंस पता है ना तुमको, कंपनी को भी बोलते हैं हम कि सू कर सकती है, उसके अगेंस्ट सूट फाइल, वही लिखा है। मैरिड वुमेन भी, अब इंडियन लॉ एक्सेप्ट करती है कि वुमेन एंड मेन आर इक्वल, तो वुमेन भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और मेन भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिस्टेक से हम कल पढ़ेंगे। तुम्हें पढ़ना है फ्लॉ इन कंसेंट तक। कितने पेज हो गए?
दो पेज, 3 हो जाएगा ना? यही तो पढ़ना, इसके पहले का तो तुमसे बनता है ना। पहले ये रीड करना, फिर पिछला रीड करना, ठीक है? पिछला जो रीड करोगे उसमें एग्जाम्पल्स याद करना, एग्जाम्पल और प्रोविजन, एग्जाम्पल और प्रोविजन। फिर कल हम पढ़ेंगे मिस्टेक से।